हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। भाई उदय बैच में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं भाई। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, कैसे हो सबके सब। यस, एकदम टाइम पे क्लास स्टार्ट होती है भाई, है ना। मैं तो यहां पर आधे घंटे पहले आ जाता हूं क्योंकि कुछ कुछ पीपीटी में देखना रहता है। यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल है भाई, कैसे हो। यस यस, हेलो बेटा, हेलो 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 बच्चा बाटी, क्या हाल चाल क्या। मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, मैं एकदम सही, होपफुली आप भी सब सही होगे। और मजा आ रहा होगा आपको क्योंकि आज तीसरा लेक्चर है, ठीक है। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखो कोई बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, मैं आपको बताऊं, छोटा ही चैप्टर है ये, इसमें ज्यादा लेक्चर नहीं लगते हैं और इजी भी है ये। इजी मतलब इस लिहाज से इजी है कि हाँ, इसमें याद करने की तो चीजें हैं लेकिन समझने की चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, समझने की चीजें थोड़ी थोड़ी है, ठीक है ना। और इतना समझना मुश्किल भी नहीं है चीजों को, ठीक है। तो होपफुली अच्छा, मैंने कल टेलीग्राम के ऊपर, ये टेलीग्राम मेरा वाला, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर मैंने एक पीडीएफ शेयर करी थी, ठीक है। तो काफी सारे बच्चों ने वो वाली पीडीएफ देखी, मुझे फिर इंस्टा पे आकर के रिस्पॉन्ड भी किया, बोला कि सर पीडीएफ बहुत अच्छी है, पर पीडीएफ में बहुत सारे डायमेंशंस थे, बहुत सारे फॉर्मूलों के डायमेंशंस थे। तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये क्या सारे याद करने हैं। तो मैंने आपसे कल भी ये बात बोली थी, ये कंफ्यूजन अपने मन से निकाल दो। क्या याद हो पाएंगे सारे के सारे? ऑब्वियसली नहीं। क्या आपको याद करने हैं? ऑब्वियसली नहीं करने, नहीं याद करने, धीरे धीरे हो जाएंगे। आपको तरीका याद करना है, हां समझो, डायमेंशन निकालने का तरीका आपको याद करना है। डायमेंशन निकाले कैसे जाते हैं ये आपको समझना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको लर्न करना है, ये आपको याद रखना है। लेकिन सारे फॉर्मूला कैसे याद हो जाएंगे यार। आप सोचो, आप क्लास 11th में भी आए ही हो, अभी 10th क्लास खत्म ही हुई है, अभी रिजल्ट ही आया और अभी आप 11th में आकर के बैठे ही हो। और 11th में आकर के क्या आपको पूरी 11वीं और पूरी 12वीं के फॉर्मूले याद हो जाएंगे क्या? आपको लगता है प्रैक्टिकल बात है? आप मुझे बताओ, चलो मुझे, आपको लगता है कि प्रैक्टिकल चीज है कि 11वीं के पूरे फॉर्मूले और 12वीं के पूरे फॉर्मूले आपको दोनों याद हो जाएंगे, वो भी पहले ही चैप्टर में? क्या ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है, समझो इस बात को। और क्लास 11th भी ऐसा नहीं चाहती आपसे कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। जो क्लास 11वीं है वो भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, ठीक। तो ये डिमांड नहीं है क्लास 11th की, ये डिमांड नहीं है उदय बैच की, ये मैं आपसे नहीं चाहता, ये स्कूल वाली मैडम आपसे नहीं चाहती, स्कूल वाले टीचर आपसे नहीं चाहते कि आप सारे के सारे फॉर्मूला याद कर लो। नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ठीक है। वैसे टेलीग्राम पर तो मैंने डाली ही दी थी, बहुत सारे बच्चों ने देख भी ली है, लेकिन मैं इसको ऐप पे भी डलवा दूंगा, मैंने बात कर ली है, ठीक है ना। उसमें एक आध दिन बेटा लगता है, तो होपफुली आज में या कल में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। एक आध दिन दो लगते हैं बेटा, उसके अंदर मैं कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीज ऐसे दूंगा तो वो टेलीग्राम पर दूंगा, सेम डे मिल जाएगी। जिस दिन मेरे को ध्यान में आएगा कि आपको कुछ चीज देनी चाहिए, जैसे मैंने आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें सोच रखी है, जैसे एक फॉर्मूला शीट होती है, ठीक है ना, वो अभी बहुत काम आने वाली है आपको, जो आने वाले चैप्टर्स आपके होंगे, जैसे बेसिक मैथ्स का चैप्टर है, उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डिटेलिंग होगी जो आपके काम की आएगी। तो उसको मैं जैसे ही वो बन के आएगी वैसे ही मैं अपने ये टेलीग्राम तो मेरे हाथ में है ना भाई, शेयर करना। पीडब्ल्यू ऐप पर मैं डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकता, आप समझो, मजबूरी है, मुझे पीछे टीम को भेजना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो टीम उसको वेरीफाई करेगी कि वो क्या चीज अपलोड हो रही है, उसमें कितना स्पेस लग रहा है, ये वो सब चीजें, फिर वो बनाते हैं उसको शेड्यूल, फिर उस टाइम पर वो अपलोड होती है, तो काफी सारी चीजें उसके अंदर आती है, ठीक है। हाँ यस, कुछ बच्चे यहां पर अपना नाम लिख रहे हैं बेटा, यस, इन सबका नाम MLT-2 है, ठीक है। तो ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो बेटा, यही यही तुम्हारा करेक्ट नाम है, MLT-2। तो सारे के सारे MLT-2 प्रेजेंट है या नहीं है, जल्दी से बता दो, फायर इमोजी लगा करके, जल्दी से फायर इमोजी लगा करके फटाफट से बता दो, क्या क्या सारे के सारे MLT-2 प्रेजेंट है या नहीं है। अरे भाई साहब, खतरनाक खतरनाक खतरनाक। क्या याद दिला दिया भाई तुमने, है। MLT-2, सही है सही है सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का लेक्चर है किस बारे में? आज का लेक्चर मोटी मोटी बात करेगा डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। हम डायमेंशनल एनालिसिस को करना सीखेंगे। सीखने की चीजें ज्यादा है, रटने वाली चीजें बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। आप 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हो भाई, बहुत ज्यादा चीजें आपको याद नहीं करनी है, यहां पर समझ ज्यादा बनानी है, ठीक है। सोचना सीखना है, सोचना सिखाऊंगा आपको, करना सिखाऊंगा आपको कि कैसे चीज करी जाती है, कैसे चीज सोची जाती है, इस पर मेरा फोकस रहता है, इसी पर मेरा कंटेंट बना हुआ है। आपको चीजें रटवाने में मेरा कोई कंटेंट नहीं है, और इसलिए मैं पीछे चीजें लिख के नहीं लाता, और हर एक चीज अपने हाथ से लिखता हूं, क्योंकि सारा कुछ इधर है और सारा कुछ इधर है, ठीक है ना। जब इधर होगा तो इधर होगा, बात को समझना। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, जब उसमें आपका मन नहीं होगा ना, तो वो आपके दिमाग में स्टोर भी नहीं होगी,
सीधी बात है। तो फिजिक्स मेरे यहां है, इधर हृदय में, ठीक है ना, यहां से निकलती है फिजिक्स, तो इधर तो वो होनी है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं फिर। हां, डायमेंशनल एनालिसिस के 3, वैसे तो 4 बोले जाते हैं, लेकिन 4 में से एक हम कर चुके हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वाला जो था वो हमने कर लिया है। डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशंस, वैसे 4 है मैं आपको बता दूं, लेकिन चौथा वाला कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ही है, उसको डायमेंशन से भी किया जाता है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन 3 जो एनालिसिस हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये कौन कौन से हैं जानने को आपको मिलेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, जानने को आपको मिलेंगे आज के लेक्चर में। डन डन, शुरू करें, स्टार्ट करें। अच्छा हाँ, एक होमवर्क भी मैंने आपको दिया था यार, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो होमवर्क था कि 1 जूल था, कितना जूल था वो, 1 जूल था, कितना जूल था, 10 जूल था, 15 जूल था, कितना जूल था, एक बार बताना यार। 1 जूल का कन्वर्जन सीजीएस के अंदर मैंने आपसे कहा था कि आप लोग करेंगे, क्या था? हाँ, वर्क का, बिल्कुल, क्योंकि ये एनर्जी है या फिर ये वर्क है ना। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 10 जूल था, चलो ठीक है ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था? वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो वही है जो आपके नाम है, mlt-2 है ना, जो मैंने आप लोग का नामकरण किया है, mlt-2, सही है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है L, ये तो लेंथ ही है ना। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ml2t-2, सही है। अब देख, इसी से यूनिट कन्वर्जन करना सिखाता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूले से। अभी बात हो रही थी ना हमारी कि 4 तरीके होते हैं, चौथा वाला यूनिट कन्वर्जन ही है। आजा इस वाले मेथड से भी दिखाता हूं कैसे काम करना है, उससे तो हो ही जाएगा, इससे भी दिखाता हूं कैसे करना है। देख, m से मास का ऐसा यूनिट होता है kg, l से लेंथ का होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर है ना। और डिवाइड में क्या है? टाइम है ना। तो सेकंड -2 हो गया, यानी कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। और यूनिट वाले तरीके से करना है तो भी आपको आता है ना। फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मीटर होती है। और न्यूटन को आप वैसे भी लिख सकते हो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो आ गया। यही तो आ गया, है ना। तो चाहे तू डायमेंशन से कर ले, चाहे तू यूनिट वाले तरीके से जो कल सिखाया था, जैसे मर्जी कर ले यार, जैसे मर्जी कर ले, दोनों तरीकों से काम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो अब जूल को कन्वर्ट करता हूं मैं इसमें, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो जूल की जगह लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे कुछ सीजीएस में कन्वर्ट कर लो तो क्या आएगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। लिखो जरा, n1 क्या है? 10 है। u1 क्या लिखेंगे? 1 kg लिखेंगे। और मीटर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? 1 मीटर इंटू 1 मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर है तो 1 सेकंड इंटू 1 सेकंड। पूरा खोल लेना है आपने इसको, तरीका यही है बेटा काम करने का। स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेंगे। कोई स्टेप मिस किया तो नंबर काट लेगी स्कूल वाली मैडम, फिर मुझे मत कहना, ठीक है भाई। शॉर्टकट से भी चीजें हो जाती हैं, पर मेरा वो तरीका नहीं है आपको सिखाने का चीजें। n2 और u2 क्या है? 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेकंड 1 सेकंड, सही है ना। अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, करो कन्वर्ट। केजी को ग्राम में करेंगे तो 1000 ग्राम आएगा, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा, 100 सेंटीमीटर आएगा डिवाइड बाय 1 सेकंड इंटू 1 सेकंड आएगा। और n2 के बगल में जो भी एक कुछ लिखा हुआ है सब कट जाएगा, है ना। n2 के बगल वाली सारी चीजें कटने वाली हैं, काट दो फिर। 1 सेकंड से 1 सेकंड गया, 1 सेकंड से 1 सेकंड गया, ग्राम से ग्राम गया, सीएम से सीएम गया, सीएम से सीएम गया, ठीक है। तो क्या बचा? 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7 और एक 10 भी बचा हुआ यहां पर, तो 10 इंटू 10 की पावर 7 है ना, यानी कि 10 की पावर 8 आ गया n2। और मैं आपको बता दूं 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप 10 की पावर 8 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर आप इसे लिख सकते हो 10 की पावर 8 अर्ग्स कहते हैं, ERGS, अर्ग्स, ठीक है। सही था। बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे अपना आंसर और होमवर्क करके आए हैं,
तालियां 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 तालियां, जोरदार तालियां। जो होमवर्क करके आया है मेरी तरफ से जोरदार क्लैपिंग सबके लिए, ठीक है। आंसर सही दिया कि आंसर गलत दिया डजंट मैटर, सच बोल रहा हूं। आंसर सही आया गलत आया मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुझे काम करना है बस, तुझे सीखने पर जोर रखना है। पूरा सीख गया अच्छी बात है, पूरा नहीं सीख पाया 80% सीखा चलेगा, 60% सीखा चलेगा, 40% सीखा चलेगा, एफर्ट मारते रहना है बस। ध्यान रखना क्लास 11th परफेक्शन का नाम नहीं है, क्लास 11th कंसिस्टेंसी का नाम है। ध्यान रखना क्लास 11th परफेक्शन का नाम नहीं है, क्लास 11th कंसिस्टेंसी का नाम है। लगे रहना है, डटे रहना है, बने रहना है, जुटे रहना है। कभी कभी पैर पीछे हटेंगे फिर आगे बढ़ाने हैं। बात समझ में आई ना। 10th में आप सभी टॉपर थे, मैं ये मान के चल रहा हूं 10th में आप सबके सब टॉपर थे। सबको साइंस बहुत अच्छी आती थी, सबको फिजिक्स बहुत अच्छी आती थी, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया करते थे, बायो भी सही ठीक ठाक कर लेते थे, मैथ्स भी अच्छी कर लेते थे। 10th में आप सब टॉपर थे, ठीक है। पर 11th में आकर के आपको हर दिन टॉपर रहना है। हर दिन टॉपर रहने का मतलब क्या? 10th क्लास में टॉपर बनने के लिए कितना एफर्ट लगता था, 10वीं में टॉपर बनने के लिए कितना एफर्ट लगता है? 3 महीने 4 महीने की अच्छे से प्लानिंग करके अगर आप पढ़ाई करोगे तो 10th का टॉपर बना जा सकता है। 90+, 95+ लाया जा सकता है 4 महीनों के अंदर भी। बात समझ रहे हो ना। लेकिन आपको उसमें ढलना पड़ता है ना। 10th क्लास में 90+ जाना हो, 95+ जाना हो तो क्या करना होता है? आपको जुट जाना होता है, 2-3 घंटे पढ़ाई करनी होती है, हर दिन करनी होती है, नोट्स भी लिखने होते हैं, प्रैक्टिस भी करनी होती है, रेफरेंस बुक भी करनी होती है। 11th क्लास में आपको यह एफर्ट डे 1 से लगाना है और रोज लगाना है, और यही सबसे मुश्किल काम है। मैं आपको बता दूं, किसी काम को रोज करना ही सबसे मुश्किल काम होता है ना। आपने देखा होगा जिम जाने वाले क्या बनाते हैं? रेजोल्यूशन बनाते हैं, इस बार 1 जनवरी 2026 से मैं जिम जाना शुरू कर दूंगा। पर क्या जाया जाता है? जो करते आ रहे हैं वो करते ही आ रहे हैं, उन्हें किसी तारीख की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो ना। और कोई तारीख नाप के भी अगर जा रहा होगा ना, 1 तारीख से तो मैं ये काम करना, उसके कभी काम होंगे नहीं। तो आप रियलिटी समझ रहे हो क्या है? ये रियलिटी है भाई, कि किसी भी काम को रोज करना, किसी भी काम को लगातार करना सबसे टफ होता है, सबसे मुश्किल चीज यही है। इसी का नाम डिसिप्लिन है, ठीक है। तो ट्राई करते रहने का नाम डिसिप्लिन है भाई, ध्यान रखना। परफेक्शन का नाम डिसिप्लिन नहीं है। और क्लास 11th गेम है डिसिप्लिन की, क्लास 11th गेम परफेक्शन की नहीं है। तो जैसा भी किया, डीपीपी हार्ड लगी, 10 में से 2 सवाल बने ठीक, 3 बने अच्छा, 4 बने और अच्छा, 1 भी नहीं बना बहुत अच्छा। पर लगा तो सही, देखा तो सही, टिका तो सही, बना तो सही, कोशिश तो कर, पेन तो चला, कॉपी पर तो रगड़ पेन को। इतना ही चाहिए, बस इतना ही चाहिए, समझ जाओ। क्लास 11th की यही गेम है मेरे बच्चे, ठीक है। आओ आगे चलते हैं, अपने अपने मार्क्स बता रहे हैं, ठीक है। चलो, जब आप डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करते हो तो इसमें आपको एक सीढ़ी पर पैर रख करके आगे बढ़ना होता है। उस सीढ़ी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्यार से हम लोग इसको बुलाते हैं पोह का प्रिंसिपल। पोह, POH, पोह। पोह क्या कहता है, आप ध्यान से सुनना। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, इसको आप ढंग से समझिएगा। ये पूरी अंग्रेजी जो लिखी हुई है इसको मार गोली, और तू मेरी बात को समझ और मेरी बात को सुन जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि कभी भी 2 चीजें अगर ऐड हो रही हो, या फिर 2 चीजें अगर सबट्रैक्ट हो रही हो, या फिर 2 चीजें इक्वेट हो रही हो, तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, पोह ये कहता है ना। जैसे वो दीपक कलाल कहता है ना, चाचा कर दो मोह, ऐसे ये क्या कह रहा है? ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो या इक्वेट कर दो। मतलब जमा कर दो, घटा कर दो या बराबर कर दो। इन तीनों ही केस में आपको चाहिए पोह। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि जब भी आप जोड़ोगे 2 चीजों को, या माइनस करोगे या इक्वेट करोगे, सदैव यूनिट सेम होने चाहिए। यूनिट सेम होने चाहिए, ध्यान रखोगे बात। नहीं हो सकता, नहीं तो ऐड ही नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। अब आप ये बोलो नहीं सर ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना होता है सर,
ये क्या बात कर दी सर, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो ऐड कर सकते हैं। तो ऐड अगर कर सकते हो तो मैं आपको यह बता दूं कि बेटा जी सेम क्वांटिटियां भी आप ऐड नहीं कर सकते अगर वो सेम यूनिट में नहीं है तो। क्या बोला मैंने? मैं कह रहा हूं सेम क्वांटिटीज भी नहीं ऐड हो सकती अगर वो सेम यूनिट में नहीं है तो। जैसे जैसे मान ले के 5 किलो आलू पोटैटो, 5 किलो पोटैटो है, ठीक है, 5 किलो आलू है, और फिर कोई आधा किलो और लेकर के आ गया, आधा किलो का मतलब लेकर के आ गया 500 ग्राम आलू और ले आया। आप मुझे बताओ क्या आप इन दोनों को सीधा सीधा ऐड कर सकते हो? क्या ये सीधे सीधे ऐड हो सकते हैं? क्या बनेगा सीधा ऐड होकर के? क्वांटिटी तो सेम है, ये भी मास है, ये भी मास है, तो मास मास जोड़ के बनना तो मास चाहिए, लेकिन यहां लिखोगे क्या? या लिखोगे क्या ये बताओ? आप इनको सीधा सीधा जोड़ पाओगे क्या? नहीं जोड़ सकते। या तो इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, या फिर इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करके ऐसा लिखना पड़ेगा। देख ध्यान से, देख ध्यान से, ऐसा लिखना पड़ेगा। आधा किलो है ना, तो 0.5 kg करके लिखना पड़ेगा, और तब जाकर ये बनेगा 5.5 kg। बात समझ में आ रही है? डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता। अरे रुपया पैसा में ऐड नहीं हो सकता डायरेक्ट, समझ रहे हो ना? अठन्नी चवन्नी में ऐड नहीं हो सकती सीधा सीधा, मतलब 8 आना जो है वो रुपया में ऐड नहीं हो सकता। आना तो चलो आपको पता ही नहीं होगा क्या होता है, ठीक है? तो ये सीधे सीधे ऐड नहीं हो सकते हैं बेटा, ध्यान से बात को समझ लो, है ना? इसको कैसे लिखोगे? 5 में 500 ऐड हो रहा है तो 505, 505, 505 के आगे क्या लिखाओगे? केजी प्लस ग्राम, ऐसे कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं कर सकते। बात समझ में आई ना? इसी का नाम है पोह, इसी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, के दो चीजें ऐड करने पर या माइनस करने पर या इक्वेट करने पर एक ही यूनिट होनी जरूरी है, एक ही यूनिट होनी जरूरी है। और अब ये डायमेंशंस में भी लगेगा, अब ये डायमेंशंस में भी लगेगा। कैसे लगेगा डायमेंशंस में? आओ देखते हैं, ठीक है? Principle of homogeneity of dimensions states that the dimension of all the terms in a physical expression should be the same। कह रहा है अगर तुमको ऐड करना है या माइनस करना है या इक्वेट करना है तो इधर इधर डायमेंशन सेम चाहिए, इधर इधर डायमेंशन सेम चाहिए, इधर इधर डायमेंशन सेम चाहिए। मैं आपको करके दिखाता हूं, ऐसे बात करके मजा नहीं आएगा, ऐसे बात करके मजा नहीं आएगा। सबसे पहली एप्लीकेशन, चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। आपको यह सवाल आएगा पेपर के अंदर, मैं बता दूं, पहले ही बता दूं, आपका यूनिट टेस्ट आने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है ना? या पहले वाला जो टर्म आपका आएगा उसमें यह सवाल आपको पक्का देखने को मिलेगा, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दे दी जाएगी, जैसे मैं एक इक्वेशन आपके सामने रखता हूं, ठीक है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप में से किस किस ने ये इक्वेशन पहले कभी देखी है जिंदगी में? मुझे बता दो, किस किस ने इक्वेशन देखी है पहले से जिंदगी में अब तक? ये बता दो किस किस ने देखी है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कौन कौन देख के आया पहले से? देखिए देखिए देखिए, बिल्कुल सबने देखी होगी, 9th क्लास में ही देख ली होगी ये तो, है ना? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये v क्या है? व्हाट इज दिस v? वेलोसिटी। ये क्या है? ये भी वेलोसिटी है। ये क्या है? एक्सेलरेशन है। ये क्या है? टाइम है ना? अब आप ट्राई करो, पोह लगा के, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के एक बार चेक करो कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो सर ये कैसे पता चलेगा? आजा मैं दिखाता हूं, आजा आजा, यहां देख, इधर देख, इधर देख, मैं दिखाता हूं। ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? लिखो जरा कमेंट सेक्शन में, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? बताओ बताओ। नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, पन्ने पलट के देख लो। नहीं याद हुआ कोई दिक्कत नहीं, पन्ने पलटो और देखो, आपने लिखा हुआ है, नोट्स में है आपके। अगर नोट्स लिखे हैं जो कि आपको लिखने चाहिए कायदे से, तो नोट्स में होगा यस LT-1। दिव्या बहुत सही, LT-1। तो वेलोसिटी के नीचे आपने क्या लिख लिया? LT-1, ठीक, इज इक्वल टू, ये क्या है? ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, हां दोनों वेलोसिटी है। तो इसका भी क्या होगा? इसका भी होगा LT-1। बहुत बढ़िया, प्लस, देखते जाना ध्यान से, नजरें बोर्ड पे, नजरें स्क्रीन पे भाई, ठीक है? प्लस ए कौन है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? LT-2 होता है मेरे बच्चे, और साथ में एक टी भी जुड़ा हुआ है, टी भी जुड़ा हुआ है ना? एक टी भी साथ में जुड़ गया, सही लिखा एकदम। अब आप मुझे चेक करके बताओ, क्या इक्वल टू के लेफ्ट में और इक्वल टू के राइट में बाय द पोह सब सही है या गलत है?
इक्वल टू के लेफ्ट में जैसा दिखाई दे रहा है क्या वैसा ही इक्वल टू के राइट साइड में भी दिखाई दे रहा है क्या? है जी। जो ये कहानी थी पोह के बारे में कि इक्वल टू के लेफ्ट में जो हो वही इक्वल टू के राइट में हो, क्या वो यहां पर लागू हो रही कि नहीं हो रही? हो रही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहां तक तो कहानी एकदम ओके है, इधर तो कहानी एकदम सही है। पर प्लस के लेफ्ट में देखो और प्लस के राइट में देखो, क्या कहानी सेम है? प्लस के लेफ्ट में देखो और प्लस के भी राइट में देखो, ये पूरी टर्म जो है क्या वो यही है क्या? क्या दोनों टर्म सेम है क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं नो, द आंसर इज यस, सेम है भाई, सेम है। देख कैसे सेम है, देख कैसे सेम है। ये t-2 है और ये t का +1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, है ना, मल्टीप्लाई करो ना यार, t-2 और वो t की पावर 1 है, तो LT-1 इज इक्वल टू LT-1, और ये भी L तो आएगा ही आएगा, t-2 + 1 विच इज -1। ठीक है, फा मूवमेंट हो गई है, फा बहुत बच्चों के लिए तो फा मूवमेंट हो गई है, ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, क्या इक्वल टू के लेफ्ट में इक्वल टू के राइट में सब कुछ सही है? जिंदगी ठीक है? इक्वल टू के लेफ्ट वाली जिंदगी और इक्वल टू के राइट वाली जिंदगी सही चल रही है? बढ़िया चल रही है सर। प्लस के लेफ्ट वाली जिंदगी प्लस के राइट वाली जिंदगी सही चल रही है क्या? बिल्कुल सही चल रही है सर। चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है सर। तो इसलिए हम लिखेंगे बाय द, ठीक है, एंड में लिखना पड़ेगा बेटा ये लाइन, ठीक है, बाय द पोह, फुल फॉर्म लिखना, इसकी पोह मत लिख के आ जाइयो, है कहीं दीपक कलाल के साइन भी मार दे। ठीक है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब बाय द पोह, the above equation is dimensionally correct। ये लाइन लिख के आनी है आपको लास्ट में, डायमेंशनली करेक्ट। सही है, क्लियर हुआ? क्या करना है और प्रैक्टिस कराता हूं, अभी तो ये पहला था, अभी तो पहली देखिए, अभी और 2-3 प्रैक्टिस और करवाऊंगा, आप एकदम निपुण हो जाओगे इसके अंदर, हाथ खुद ही खुद चलने लगेगा। इधर देख, इधर देख एक बार, आपने की क्वेश्चन देखी होगी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। किसने देखी है क्वेश्चन? ये किसने देखी है? किसने देखी है? पो क्या कर रहे हो भाई? पो जल्दी बता। धुरंधर ऑफ फिजिक्स, थैंक यू भाई, थैंक यू। हमजा अली मजारी ऑफ फिजिक्स। बट सर इक्वल नहीं है LHS RHS। बेटा बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। LHS में भी LT-1 ही है और RHS में भी है, तो LT-1 ही ना, ऐड हो रहा है तो क्या हुआ, ऐड होके भी तो LT-1 ही आएगा। वो सेम यूनिट में जब ऐड होता है तो वही तो यूनिट बचती है, सेम यूनिट में माइनस होगा तो वही यूनिट बचेगी, इक्वेट होगा तो इक्वेट भी वही होगी। ठीक है, सबने सुनी है, बढ़िया बात है। S स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। आजा डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखाएं इसका। S का मतलब होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट लिखी जाती है L से। चेक कर लो पन्ने पलट के, आराम से चेक कर लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चेक कर लो पन्ने पलट के, कोई जल्दी नहीं। डिस्प्लेसमेंट को आप L लिखते हो, क्या लिखते हो? L लिखते हो। ठीक, U क्या है? U, व्हाट इज दिस U? U क्या होता है सर? U वेलोसिटी है, ये वाली देखो क्या है, LT-1। बढ़िया सर, बढ़िया, सही है। अब बगल में क्या है? मल्टीप्लाई में T है, मल्टीप्लाई में T है तो मल्टीप्लाई में T लिख दो। इधर तक सब कुछ सही, इधर तक सब कुछ ठीक, आगे बढ़ूं, है ना? U लिख लिया, T भी लिख लिया। अब बारी है हाफ की। अच्छा ये बताओ, हाफ की कोई डायमेंशन होगी क्या? हाफ की कोई डायमेंशन, अरे नंबर है, नंबर की, कांस्टेंट नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट नंबरों की कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट नंबरों की कल भी बताया था कोई डायमेंशन नहीं होती। तो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है। एक्सेलरेशन पे कूदते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन होती है, यहां भी लिखी हुई है देख, LT-2, तो यहां भी आ गया LT-2, और फिर ये T² क्या है? ये T² है टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। डन। चेक करके बताओ, चेक करके बताओ जिंदगी कैसी चल रही है। इस इक्वेशन की जिंदगी कैसी चल रही है? क्या इक्वल टू के लेफ्ट इक्वल टू के राइट में सब कुछ सही है? क्या प्लस के लेफ्ट, क्या प्लस के राइट सब कुछ सही है? चेक करते हैं, चेक करते, आजा चेक करते हैं भाई। यहां पर तो L है, L की पावर 1 है कायदे से, है ना? क्या यहां पर भी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। देख बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, -1 + 1 कट के 0, T की पावर 0, यानी कि L ही रह जाएगा ये, हाँ या ना बोलो? ऐसे ही प्लस,
ये देख एल टी माइनस टू है, वो टी प्लस टू है, माइनस टू प्लस टू कट के टी भी खत्म हो गया, ये भी क्या आ गया, एल आ गया। बता दे लास्ट लाइन में क्या लिखेगा, बता दे फिर लास्ट लाइन में क्या लिखेगा। क्या इक्वल टू के लेफ्ट, क्या इक्वल टू के राइट में सब कुछ सही चल रहा है जिंदगी में? हाँ। क्या प्लस के लेफ्ट, क्या प्लस के राइट में जिंदगी सब कुछ सही है? एकदम सही है। बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है। तो यही सेम टू सेम इक्वेशन आप यहां पे आके भी चिपका दोगे, ठीक है ना, कि बाय द पोह फलाना ढिमकाना, ठीक है, लिख सकते हो आप। इधर आ एक बार जरा, यहां इधर आ, इधर इधर आ, यहां देख, यहां देख, ये क्वेश्चन किस किसने देखी आप में से? 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 सर वो हाफ कहां गया? हाफ का करना क्या है? आपको बस इक्वेशन डायमेंशनली सही निकाल के बतानी है। तुम्हारा हाफ से क्या प्यार भाई, तुम्हारा हाफ से क्या लगाव? अच्छा बच्चे कह रहे ये देखिए, अच्छा बच्चे कह रहे इसको देखा है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ देख लेता हूं एक बार कि मैंने भी इसको देखा कि नहीं देखा, ठीक है। चलिए सबसे पहले एलएचएस निपटाते हैं हम, ठीक है। टू नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन, अरे बोल। टू नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन, अरे बोल। अरे टू नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, तो एक ही लिखते हैं हम, एक ही लिखते हैं। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन बेटा जी होती है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, है ना। एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगी तो एल होगी। आगे चलते हैं, इक्वल टू के अब राइट साइड में चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है वी। वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यानी कि एल टी माइनस वन, और माइनस में भी एक और वेलोसिटी है, तो ये भी क्या आ गया? एल टी माइनस वन। बेटा जी चेक करके बताओ, चेक करके बताओ, क्या इक्वल टू के लेफ्ट में और इक्वल टू के राइट में जिंदगी सही है? यस यस, अब पकड़ लिया ना। ये तो फा मूवमेंट हो जाता बेटा तुम सबके लिए भी। बोल रहे थे देखी हुई है, कहां देखी है? ये है सही क्वेश्चन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जानबूझ के गलत लिखी है मैंने ये। हाँ जी, क्या जिंदगी सही चल रही है? जिंदगी सही नहीं चल रही है। इसके लेफ्ट में इसके राइट में जिंदगी सही नहीं है। क्यों? एल एल मिलके हो जाएगा एल स्क्वायर, और टी माइनस टू ही है, और इक्वल टू के राइट में तो नहीं मामला बैठ रहा यार। इक्वल टू के सीधी तरफ तो, राइट साइड तो नहीं मामला सही बैठ रहा। माइनस के इधर इधर तो चलो ठीक है जो भी है, लेकिन दिस इक्वेशन इज, है ना, साफ साफ पता चल रहा है कि आरएचएस में एल टी माइनस वन जिंदाबाद हो रहा है, और एलएचएस में एल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जिंदाबाद हो रहा है। तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली, अरे बोल दो क्या लिखोगे, क्या लिख के आओगे? डायमेंशनली इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है ना। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, है ना, बाय द पोह, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। आया समझ में? तो ऐसी भी इक्वेशन आ सकती है जो इनकरेक्ट होगी डायमेंशनली, ठीक है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम तब करना है, ठीक है। ये पहली एप्लीकेशन थी, आप लोगों ने सीख ली है, जोरदार ताली आप सभी के लिए। अब इसमें मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, बड़ी बेहतरीन चीज है, बड़ी प्यारी चीज और है। सुनो सुनो, सपोज करो कि अगर मैं तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखता s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/3 स्क्वायर, तो आपका क्या कहना है? आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, हां या ना? क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, हां या ना? क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, हां या ना? जो पूछ रहा हूं पहले वो बताओ, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? यस और नो? यस यस, सही, बिल्कुल सही, डायमेंशनली करेक्ट है। पर क्या डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब यह भी होता है कि वो फिजिक्स के लिहाज से सही है? मेरी बात समझना, थोड़ा लॉजिक है इस चीज में, थोड़ा एक लेवल नीचे जाकर के लॉजिक है इसमें, एक लेवल डीप जाके लॉजिक है। क्या किसी क्वेश्चन का डायमेंशनली करेक्ट हो जाना इस बात का परिचायक है क्या कि वो इक्वेशन भी फिजिक्स में सही होगी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समझना इस बात को, इस कहानी को समझना। ये वाली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। देख,
एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो एल आएगा। हां, यू क्या होता है, यानी कि वेलोसिटी एल टी माइनस वन आएगा। बगल में कौन है, टी है, बढ़िया, ठीक है। 1/3 का वैसे भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये डायमेंशनल फॉर्मूला तो इसका कुछ होता नहीं है, ठीक है ना भाई। डायमेंशन तो उस चीज की होगी जो नहीं नापी, जो नापी जाती है, ये तो नापा ही नहीं जाता। एक्सेलरेशन क्या है, एल टी माइनस टू, और टी स्क्वायर क्या है, टी की पावर +2। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एल है, इक्वल टू के राइट साइड में भी एल ही बचेगा, और प्लस के भी राइट साइड में एल बचेगा, क्योंकि टी माइनस टू टी प्लस टू मिलकर के एल ही हो जाएगा। तो आरएचएस में भी एल में एल जुड़ रहा है तो एल ही आएगा, और यहां पर भी एल में एल ही है। तो बाय, सुन ध्यान से क्या लिखोगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट, but that doesn't mean it is also physically correct। बात समझ में आई, बात समझ में आई। फिजिक्स के हिसाब से तो देखा जाएगा और बातों पर कि वो इक्वेशन कैसे लाए हैं, कैसे नहीं लाए हैं। ये वन ऑफ द मेथड है चेक करने का कि भाई जो हमने इक्वेशन लिखी है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसमें कोई गलती तो नहीं है। समझ गए ना, बात समझ में आई ना, क्लियर है कि नहीं, चीज समझ में आई ना। आप या तो इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट बोल पाओगे या इनकरेक्ट बोल पाओगे। इसके बेसिस पर आप ये कभी नहीं बोल पाओगे कि वो फिजिक्स में चलेगी या नहीं चलेगी। क्या बात समझ में आई, फिजिक्स में चलेगी या नहीं चलेगी वो समझ नहीं पाओगे। क्या बात समझ में आई। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, एक क्वेश्चन और बनाता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। ये PYQ है, असर्शन रीजन में ऐसे सवाल आते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, तो आपको दिख ही जाएंगे। मतलब आप किसी भी स्कूल का पेपर उठा लेना 11th क्लास का, उसमें आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा। क्या, इधर देख, एन इक्वेशन इज, ध्यान से देखियो, डायमेंशनली करेक्ट। एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इट शुड बी फिजिकली करेक्ट, ट्रू या फॉल्स। एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसे फिजिकली करेक्ट भी होना पड़ेगा। क्या यह बात सच है या यह बात झूठ है, ट्रू या फॉल्स। अरे तुम यहां आंसर बता देते हो यार बाकी बच्चों को, यहां क्यों लिख देते हो ये बात आंसर दो ना, पोल तो दे दिया मैंने आपको, वहीं आंसर दो। यहां बता दोगे तो सब लिखना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो पक्की बात है कि वो फिजिकली करेक्ट भी होगी। क्या ये बात सच है या ये बात झूठ है। चलिए एक बार इसका आंसर देख लेते हैं कि अरे भाई नाइस नाइस नाइस, बहुत सही, बहुत अच्छी परसेंटेज है भाई कि बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को कि अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है एक छोटी सी लाइन कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होती, करेक्ट होती है तो ये कोई इस बात की सूचना नहीं है कि वो फिजिक्स में भी चल जाएगी। जैसे जैसे सच्ची इक्वेशन क्या है, क्या ये सच्ची इक्वेशन है, क्या ये आपने 9th क्लास में लगाई थी, क्या 9th क्लास में ये क्वेश्चन लगा के आप न्यूमेरिकल करते थे क्या, नहीं ना। आप 9th क्लास में ये लगाते थे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये भी अपने आप को डायमेंशनली करेक्ट बोल रही है, ये भी अपने आप को डायमेंशनली करेक्ट बोल रही है। तो फिर करेक्ट है कौन सी, फिजिक्स में कौन सी करेक्ट है, फिर आप ये कभी पता नहीं चला पाओगे। डायमेंशनल करेक्टनेस से हमें यह कभी पता नहीं चलता कि वो फिजिक्स में लगेगी या नहीं लगेगी। बात को समझो कि मैं क्या सिखाना चाहता हूं, बात को समझो कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। ये एक फ्लैट लेवल थिंकिंग नहीं है, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है। थोड़ा ऊपर जाकर के सोच, या थोड़ा डिग इन करके सोच, खोद करके सोच थोड़ा सा बात को कि कहना क्या चाह रहा है।
समझो बात को, कोई चीज फिजिकली करेक्ट होना या ना होना यह अलग बात होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट होने से, पोह लग जाने से किसी की फिजिकल करेक्टनेस नहीं निकल करके आती है, बात को समझना, ठीक है ना भाई। तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, यह सवाल तो हो गया जी 2, ये था 1, ठीक है। एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, इट शुड बी फिजिकली इनकरेक्ट। अब आपको समझ में आएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला का, अब आपको समझ में आएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला का, डायमेंशनल एनालिसिस का फायदा क्या है। अभी तक तो आप सोच रहे हो कि यार क्या ही फायदा, फिर तो सर क्यों करवा रहे हो फिर ये डायमेंशनल करेक्टनेस वाली बातें क्यों कर रहे हो, ये तो फेक बातें, ये तो हवाई बातें, ये तो धुएं वाली बातें, फिजिकली तो वो लग ही नहीं सकती फिजिक्स में, फिर उसे क्यों पढ़ा रहे हो आप। अब आपको समझ में आएगा क्यों पढ़ा रहा हूं। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। पढ़ो एक बार इक्वेशन को, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो फिजिक्स में भी इनकरेक्ट होगी, हां या ना। इन लगा दिया मैंने दोनों में। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली ठीक नहीं है तो वो फिजिक्स के हिसाब से भी नहीं ठीक है। ये बात ट्रू है या ये बात फॉल्स है। अभी मैं सिर्फ आपका दिमाग जानना चाह रहा हूं कि आपका दिमाग किस तरफ चल रहा है। मैं अभी कंक्लूजन पर नहीं आया, फाइनल कंक्लूजन मैं अभी लिखूंगा। ये पोल के बाद मैं लिखूंगा कि फाइनल कंक्लूजन क्या है, सच क्या है, असली सच क्या है, वो पोल के बाद बताऊंगा आपको। क्या बात है भाई, गजब गजब, पकड़ गए बात को, मतलब पकड़ गए। मोस्ट ऑफ द बच्चे बात को पकड़ गए, 70% से ज्यादा बच्चे बात को पकड़ गए। इसका आंसर फॉल्स ही है बेटा, और इसका आंसर ट्रू ही है। आप एक बात बताओ, क्या ये वाली जो इक्वेशन थी ये डायमेंशनली करेक्ट थी या इनकरेक्ट थी, करेक्ट थी या इनकरेक्ट थी। क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली सही आई है या गलत आई है निकल करके। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से ये वाली इक्वेशन सही आई है या गलत आई है। अबे गलत आई है, गलत आई है। और जो डायमेंशनली गलत आती है वो पक्की बात है कि फिजिक्स में यूज नहीं हो सकती। यही फायदा है डायमेंशनल करेक्टनेस करवाने का। आप समझ रहे हो, डायमेंशनल करेक्टनेस एक फिल्टर है, बात समझे। डायमेंशनल करेक्टनेस इज अ फिल्टर। कोई चीज अगर डायमेंशनली करेक्ट हो गई है तो फिर देखा जाएगा वो फिजिक्स में लगेगी नहीं लगेगी, वो बात की कहानी। एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, कुछ कुछ निकाल के और चीजों से निकाल करके देखेंगे। लेकिन 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 अगर कोई डायमेंशनली ही इनकरेक्ट हो गया फिर उसका फिजिक्स में कोई स्थान नहीं है, फिर उसका फिजिक्स में कोई स्थान नहीं है। बात को समझना। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो, आप सर ये कहना चाहते हो, इधर देख, मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि एक इक्वेशन है, ठीक है, मान ले इट इज एन इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले उस पर लगाते हैं डायमेंशनल चेक। ये पहला फिल्टर है, ये पहला फिल्टर है। सबसे पहले उसका डायमेंशनल चेक करते हैं, यानी कि पोह लगा के देखते हैं, ठीक है। अब पोह लगाने से क्या होगा, या तो वो करेक्ट आएगी, बात सही है ना, या फिर वो इनकरेक्ट आएगी, बात सही है ना। या तो इक्वेशन करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी। क्या लगाया, डायमेंशनल चेक लगाया। सबसे पहला फिल्टर होता है डायमेंशनल चेक लगाने का, ठीक है ना। या तो वो करेक्ट आएगी या फिर वो इनकरेक्ट आएगी, सही बात है। अब जो इनकरेक्ट आ गई है उसका फिजिक्स में कोई स्थान नहीं है, फिजिकली पक्का इनकरेक्ट होगी, वो फिजिकली गलत होगी, वो फिजिकली पक्का गलत है। अगर डायमेंशनल ने ही उसको फेल कर दिया तो उसे कोई पास नहीं कर सकता। कहने की बात यह है, अगर फील आ गई हो तो फायर इमोजी लगा दे, आरडीएक्स फील लिख दे आगे, आरडीएक्स फील लिख दे आगे अगर फील आ गई है तो। सबसे पहला चेक डायमेंशनल चेक है, पोह लगाना सबसे पहला स्टेप है। उसी ने फेल कर दिया तो फेल है वो फिजिक्स में। उसने फेल कर दिया तो वो फिजिक्स में फेल है। पर अगर उसने पास कर दिया तो फिर फर्दर चेक करेंगे हम, फिर हम चेक करेंगे फिजिक्स के हिसाब से, समझ रहे हो ना। फिर उसकी फिजिक्स चेक होगी। कैसे प्रैक्टिकली चेक होती है, बहुत तरीकों से चेक होती है। तब वो करेक्ट भी हो सकती है ना, तब वो करेक्ट भी हो सकती है और वो इनकरेक्ट भी हो सकती है।
क्लियर? क्लियर? जैसे यहां पर था, यहां पर था, जैसे ये डायमेंशनली भी करेक्ट थी और फिजिकली भी करेक्ट थी, है ना? ये फिजिकली भी करेक्ट थी। कुछ ऐसा ही यहां पर भी था, ये डायमेंशनली भी करेक्ट थी और फिजिक्स के लिहाज से भी सही है। फिजिक्स में सही है, फिजिक्स में सही, फिजिक्स में सही, लेकिन ये तो डायमेंशनली ही फेल हो गई। अरे जो डायमेंशनली फेल हो जाएगी वो फिजिक्स में पास नहीं हो सकती, वो फिजिक्स में फेल है, वो फिजिक्स में फेल है, फिजिक्स में उसका कोई स्थान नहीं है। आ गया? आ गई फील समझ में? आ गई क्या फील है? डायमेंशनल चेक इज द फर्स्ट बैरियर, ये पहला बैरियर है, ये पहला चेक है। उसी में फेल अगर हो गया तो आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। समझ में आया ना? उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि 9th क्लास में बच्चे और 11th क्लास में बच्चे सबसे ज्यादा फेल होते हैं। क्यों कर देते हैं स्कूल वाले फेल? 8वीं में तो नहीं कर रहे थे फेल, 7वीं में तो नहीं कर रहे थे फेल, 9वीं में आकर के बच्चा फेल कर देते हैं, 11वीं में बच्चा नहीं पढ़ रहा होता फेल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता है वो बच्चा। क्यों जी? पता है कि ये 12वीं में अगर हमने इसको 12वीं में भेज दिया तो 12वीं का बोर्ड खराब करेगा ये, और स्कूल का रिजल्ट खराब करेगा। स्कूल में बोर्ड में पास नहीं हो पाएगा ये, 12th के बोर्ड में पास नहीं होना इसने, इसलिए उसको 11th में फेल कर देते हैं। हाँ, स्क्रीन आउट बोलते हैं इसको। ठीक है ना? इंटरव्यू तक तो तब पहुंचोगे ना जब पहले रिटर्न क्लियर करोगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? एनडीए देने वालों तुमसे बोल रहा हूं मैं, एनडीए देने वालों तुमसे बात कर रहा हूं। अगर आप इंटरव्यू में बैठना चाहते हो, वो क्लियर करना चाहते हो, तो पहले रिटर्न तो क्लियर कर, फिर एसएसबी क्लियर कर, फिर बैठेगा ना इंटरव्यू में। तो समझ जा, यही बात हो रही है। ठीक है? तो समझ जाइएगा कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो फिजिक्स में भी अपना स्थान पा लेगी। फिजिक्स में स्थान पाने के लिए उसको फिर फर्दर आगे चेक किया जाएगा। क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच। अगर आपने फायर इमोजी लगाया, आरडीएक्स फील लिखा, मजा आ गया, थैंक यू। डन है। तो पहला डायमेंशनल एनालिसिस का एक तो आपने देख ही लिया, वो तो वही था, यूनिट कन्वर्जन था एक तो, और एक आपने और कर लिया। ठीक है ना? अब ये दो बचे हैं, ये दो बचे हैं। ये दो क्या हैं? आओ देखते हैं, आओ देखते हैं दो क्या है। ये देख, एक आरडीएक्स भी लिख करके लाया था मैं, लिख के ले आया। फिर भी मेरी आदत है अपने हाथ से लिखने की यार, मैं फिर भी थोड़ा बहुत छाप के ले आता हूं चीजें। लिखा है अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो पक्का नहीं है कि वो करेक्ट ही होगी फिजिकली, है ना? लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पक्की बात है, मस्ट का मतलब होता है पक्की बात, पक्की बात है कि वो गलती होगी, वो सही नहीं हो सकती। समझ गए ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन जो इसकी आती है कायदे से, सेकंड बोलो या थर्ड बोलो, जो मर्जी बोलो आप इसको, चार ही हैं, चार में से दो आपको बता दी मैंने, है ना? वो वाली तो यूनिट कन्वर्जन ही है, दूसरी वाली ये थी अभी। ठीक है? ये तीसरी आ गई कायदे से। ये है फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। वेरी सिंपल है ये, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल। ये वाली में तो कुछ भी नहीं है। इसकी जो अगली वाली है ना, उसमें आता है कैड़ा मजा, उसमें आता है असली मजा। जो इसके लास्ट वाली है उसमें आता है मजा। ठीक है? तो पहले ये वाली देखो एक बार, फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। बहुत इजी है, खत्म सी है एकदम ये। आजा आजा, देख दिखाता हूं। आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपने प्लांक्स कांस्टेंट की बात नहीं करी सर, प्लांक्स कांस्टेंट, है ना? कुछ बोल रहे थे, है ना? और एक मुझे बोल रहा था, कह रहा सर आइडियल गैस कांस्टेंट भी सर रह गया। बेटा सब करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। तू पिछले साल का उदय कंपेयर कर ले, या उससे पिछले साल का उदय कंपेयर कर ले, या उससे पहले वाला कोई एनडीए का बैच कवर कर ले। मेरा जो कंटेंट है वो हर साल इंप्रूव होता है। हर साल मैं काम की बातें ज्यादा करता हूं, फालतू बातें कम करता हूं। मतलब फालतू चीजें नहीं पढ़ाता हूं, जो काम की चीज आएगी, जो पेपर, क्योंकि हर साल टीचर आप लोगों से ही फीडबैक मिलता है भाई कि सर हमारे स्कूल में ये पेपर आया है, और आप लोग भी मेरे साथ पेपर शेयर करना ही है ना। आपका भी यूनिट टेस्ट होगा, तो जैसे परिश्रम वालों का हो गया, तो परिश्रम वालों ने मुझे अपने पेपर भेजने शुरू कर दिए कि सर स्कूल में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप लोगों ने तो मुझे जरूर भेजना है, क्योंकि आप तो 11th क्लास में हो, मेरा तो सहारा ही तुम हो भाई, और मैं तुम्हारा सहारा हूं। तो मुझे आप अपने पेपर जरूर भेजना, मैं उसमें से चेक कर सकता हूं, मैं उसमें से देख सकता हूं, एनालाइज कर सकता हूं कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। तो पिछले सालों के जो उदय बैचेस मैंने लिए थे, पेपरों का भंडार मेरे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने हर साल बच्चों से पेपर मांगे हैं, तो बहुत सारा भंडार है मेरे पास, उसी में से निचोड़ करके मैं सारी चीजें लेकर के आता हूं। तो मेरे पे ट्रस्ट करके आप इस बैच में आए हो ना भाई,
तो ट्रस्ट पूरा रखो, ठीक है, हर एक चीज करवाई जाएगी, कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई। जो जो चीजें सीबीएसई क्लास 11th के सिलेबस में हैं और एनसीईआरटी के अंदर दी हुई हैं, वो सब मैं करवाऊंगा, पक्का है ये, टेंशन ना लेना। कुछ आगे पीछे चीजें हो जाती हैं, वो किस लिए होती है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है, वो किस लिए होती है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन होगा सब कुछ। जैसे ये मैंने कल नहीं करवाया था, वैसे इतने बहुत सारे हो गए थे यार डायमेंशंस, ये नहीं करवाया था, ये आज के लिए रोक के रखा था मैंने ठीक है, ये आज के लिए रुका हुआ था। आओ पहले इसको समझाता हूं कि क्या करना है आपने। देखो प्लांक्स कांस्टेंट, पहली बात तो आता कहां है, मतलब डायमेंशन अननोन क्वांटिटी का फाइंड करने को कहेगा कैसे, कहेगा कुछ इस तरीके से। देखो वो कहेगा, सुनियो ध्यान से, क्वेश्चन बना करके देगा वो आपको, कहेगा भाई देखो E इज इक्वल टू एच न्यू करके एक फॉर्मूला होता है। अब आपको शायद ना पता हो, E का मतलब एनर्जी है बेटा, है ना, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ये फोटोन की एनर्जी है। H स्टैंड्स फॉर प्लांक्स कांस्टेंट, H ही प्लांक्स कांस्टेंट है, और न्यू जो है वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जो कभी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, जिसकी यूनिट हर्ट्स हर्ट्स होती है, ठीक है, और एनर्जी की तो जूल होती है, आप जानते हो, ठीक है। तो आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा भाई देखो इस क्वांटिटी को हम नहीं जानते, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए अननोन क्वांटिटी है, तो बताइए इस प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। तो कैसे करोगे आप इसको, कैसे करोगे आप इसको कैसे करोगे आप इसको, क्या तरीका है इसको करने का। अरे बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जिसको भी आपने फाइंड करना है उसको अकेला छोड़ दो, कल किया तो था ऐसा, है ना, जिसको भी आपने फाइंड करना है उस बेचारे को आप अकेला छोड़ दो, दूसरे को ले जाओ इसके नीचे। तो ई चला गया किसके नीचे, न्यू के नीचे, आय हाय, ई चला गया किसके नीचे, न्यू के नीचे, और ये एच जो है वो यहीं का यहीं रह गया, सही है। अब इसका डायमेंशन आपको निकालना है, हां निकालना है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, पन्ने पलटो बताओ जल्दी से, पन्ने पलटिए और बताइए एच का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एच का नहीं सॉरी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, शाबाश, वेरी गुड, ml2t-2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ml2t-2। और मैं आपको बता दूं, फ्रीक्वेंसी का आपको शायद नहीं पता होगा, फ्रीक्वेंसी का शायद आपको नहीं ध्यान होगा, वैसे वो पीडीएफ में था, वो पीडीएफ जो मैंने टेलीग्राम पर डाली थी उसके अंदर था, फ्रीक्वेंसी होता है 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड। 11th क्लास में भी ये फॉर्मूला आएगा आगे जाकर के, और 9th क्लास का ये फॉर्मूला है। 9th क्लास में साउंड चैप्टर के अंदर आपने इसको पढ़ा था, और मैंने आपसे कहा था कि मैं यादों की बारात बार बार लेकर के आऊंगा जब जब जरूरत पड़ेगी। YKB, यादों की बारात। मैं ये मान करके चलता हूं कि शायद ही तू 10वीं पास होगा, शायद ही तू 9वीं में पास हुआ होगा, शायद तेरी 9वीं में कंपार्टमेंट होगी साइंस में, शायद तू अब वो 10th का दूसरा वाला बोर्ड देने वाला क्योंकि तेरे अच्छे मार्क्स नहीं आया, तू बिल्कुल 0 लेवल से मेरे पास आया भाई, तो चिंता मत कर, जितनी पुरानी बातें होंगी मैं तेरे को सब याद दिलवाऊंगा। 9th क्लास के साउंड चैप्टर में फॉर्मूला आता है, न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी, टी इज अ टाइम पीरियड। यानी अगर मैं बोलूं कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आ गया t-1। समझा क्या बात को कह रहा नहीं सर अच्छा बोलो, अरे पास्ट हो गया अब तो, अब अच्छा बोलू बुरा बोलू क्या है। मैं तो ये कह रहा हूं कि तेरी 9वीं में साइंस में कंपार्टमेंट थी तेरी, मैं तो ये बोल रहा हूं, और मैं तो ये बोल रहा हूं कि तेरे 10th बोर्ड में घटिया नंबर आए थे पहले वाले में, अब तू दूसरा वाला देने जा रहा है। पर ऐसा नहीं हुआ था ना पर ऐसा नहीं हुआ ना, 9th में भी आपके अच्छे ही स्कोर आया होगा, ठीक है, और 10th में भी आपको जरूरत नहीं पड़ी होगी दूसरी बार बोर्ड देने की, पहली बार में दे दिया, फोड़ दिया, ठीक है, साइंस मिल गई, मस्त बढ़िया, बैठो अब आराम से, ठीक है ना। तो जो पास्ट हो गया वो पास्ट के बेसिस पर तो गाली दे ही सकते हैं। हाँ, मैं फ्यूचर में अगर तुमको गाली दे रहा हूं तो बात अलग है, बेटा तू 11 में पास नहीं हो पाएगा, फेल है तू बेटा, फेल, सब फेल, ऐसा बोलू तो भाई तो गलत भी हो, ठीक है ना। चलो, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, t-1, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पर आप क्या लिखोगे बेटा, t-1, ठीक है, t-1। अब क्या आएगा फाइनल आंसर, देखो t-1 से t-1 कट जाएगा, एक ही -1 यहां बचा रहेगा, विच विल बी ml2t-1, ml2t-1। ये है फ्रीक्वेंसी, ये है प्लांक्स कांस्टेंट। समझ में आया तो कैसे लिखते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे लिखा जाएगा, ml2t-1। क्लियर, क्लियर। तो जिसका नहीं पता होता उसका कैसे निकाल लेते हैं, बस इधर उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अच्छा एक बात बताओ, कल आपने कैपिटल जी का निकाला था कि नहीं निकाला था, FR² डिवाइड बाय M1 M2, बोल यार, निकाला था ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कल निकाला था ना, तो ऐसे ही तो निकालना है।
वही है ये, यही इसको एनालिसिस का एप्लीकेशन बोल दिया। बताओ, इसको अलग से टॉपिक बना दिया जी, एनसीईआरटी ने बना रखा है, मैं क्या करूं। एनसीईआरटी ने, मैं तो कल ही सिखा चुका हूं इसको आपको, मैं तो कल ही सिखा चुका हूं। ठीक है, ठीक है ना, डन है ना। आइडियल गैस कांस्टेंट पर आते हैं। आइडियल गैस कांस्टेंट जो होता है वो आर से रिप्रेजेंट होता है। अच्छा सर, ठीक है, फॉर्मूला कहां है इसका, लेकिन 11th में आता है। कौन से चैप्टर में आता है? 11वें चैप्टर में आता है सीधा, 11th चैप्टर में। फॉर्मूला मैं अभी लिख देता हूं आपके लिए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कौन है सर ये, कौन है? पी कौन है? हम जानते नहीं। पीवी, पीवी सिंधु है क्या? ये कौन है? कौन है ये? टी कौन है? हु इज दिस टी? टी फॉर टोक्यो कौन है? ये टी कौन है? या आर कौन? आर फॉर रशिया कौन है भाई ये? सुनो यार, गुस्सा नहीं करते। पी फॉर प्रेशर, ऐसे बताया ना मैंने वहां पे लिख करके, ऐसे ही बताऊंगा। पी फॉर प्रेशर, पी प्रेशर है। वी फॉर वॉल्यूम, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। टी का मतलब तापमान, टेम्परेचर। और आर कौन है? ऊपर वाला, आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आर का डायमेंशन निकालना है तो क्या करोगे? आर का डायमेंशन निकालना है तो क्या करोगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आपको आर का डायमेंशन निकालना है, क्या करोगे? कैसे आएगा? कैसे आएगा? कैसे आएगा? आर को छोड़ दे, बाकियों को नीचे ले जा। आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? पीवी डिवाइड बाय एन टी, है ना। एन और टी चले गए नीचे, पीवी रह गया ऊपर। बढ़िया बढ़िया। अब सबके डायमेंशन लिखने शुरू कर दो आप। प्रेशर का लिखो, क्या होता है सर? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। पन्ना पलटना, पन्ना पलटो, प्रेशर का निकालो, क्या था? फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स होता है एमएलटी माइनस 2, नीचे एरिया आ गया यानी कि एल स्क्वायर आ गया। एक एल से एक एल कट जाएगा तो वो वाला ऊपर चला जाएगा, एमएल माइनस 1 टी माइनस 2, हाँ या ना? एमएल माइनस 1 टी माइनस 2। चेक कर लो एक बार, प्रेशर का डायमेंशन है ये। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। प्रेशर का ये है ना, एमएल माइनस 1 टी माइनस 2। बजरंगी भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस यस। वॉल्यूम का बता, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब। चेक करना भाई, उस पन्ने में सब कुछ है जो आपको मैंने दिया था, और जो कल नोट्स लिखवाए थे उन्हीं में से सब। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे आते हैं बेटा? MOL डायमेंशन होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, MOL लिखा जाएगा ब्रैकेट में। और T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या लिखते हैं? K लिख देते हैं, है ना। या फिर थीटा भी लिख देते हैं इसको, केल्विन वैसे लिख लो, कोई बात नहीं, है ना। स्कूलों में आपके केल्विन ही बताया जा रहा होगा, लेकिन अगर आप कोई अच्छी किताब अगर पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको थीटा भी मिलता है, K की जगह लिखा हुआ। टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, तो उसके लिए तो K लिखते हैं, है कि नहीं। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लिखते हैं? MOL लिखते हैं। बात समझ में आई? तो फाइनली क्या आंसर बना इसका? फाइनली क्या आया फिर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या आया? इसका पूरा नाम आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी होता है। क्या आया निकल करके? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? MB है, L3 है, L-1 है तो L स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा ML स्क्वायर T-2, माइनस नहीं दिख रहा इसका, T-2 MOL-1 K-1। हाथ से लिखो जल्दी, फटाफट, जल्दी से। क्लियर? वही कहानी है यार सारी, जो कल बोली थी वही सेम टू सेम कहानी है। डन कर दो इसको फटाफट। अब और सवाल रखता हूं आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल, स्कूल में आते हैं ऐसे सवाल। देखो, कह रहा है पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम x इज इक्वल टू a प्लस BT स्क्वायर प्लस CT, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। कैसे करेंगे इसको? आजा देख, मैं दिखाता हूं। क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, a है, ओके, प्लस BT स्क्वायर है, अच्छा, और CT है, अच्छा, ठीक, बढ़िया
बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इनमें से x कौन है? x के बारे में क्या बता रखा है? x के बारे में बता रखा है कि ये पोजीशन है। पोजीशन का मतलब होता है कि भाई कहीं से तो पोजीशन होगी ना, तो मतलब ये मीटर में दी जाती है, ये मीटर में दी जाती है। मीटर यानी कि L है, ये L है, ये L लेंथ है, ये लेंथ, ठीक है। कहीं किसी जगह से तो पोजीशन दोगे ना आप, तो इसलिए इसको L लेते हैं, ठीक। तो मीटर यानी कि L आ गया, ये x तो आ गया L, ठीक। अच्छा, अब क्या करें? अब सर यहां पे कोई A है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको ऐसे ही। अच्छा सर ठीक है, ये कोई B है सर, इसके बारे में भी हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसको भी यहीं छोड़ दो। T के बारे में पता है? हां सर, T तो टाइम है, T तो टाइम है, तो T का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, ठीक है सर। तो T का स्क्वायर कर दिया, प्लस C, हां C भी कुछ तो डायमेंशन रखता होगा, है ना। तो C को आपने ऐसे रख दिया, और T क्या है? T आपका कैपिटल T है। इसको ये लिखना आ गया, इसको ऐसे लिखना सीख लोगे। कभी भी कोई क्वेश्चन आएगी, ए के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, डायमेंशन तो निकालना है, ब्रैकेट में ले ले, ब्रैकेट में ले ले, ब्रैकेट में ले ले। बाकी सबको तो जानता है, टी स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर है, टी है तो टी, यहां तक तो लिख पाओगे, यहां तक तो लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कर, अब एक काम कर, शुरू कर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना। पोह लगेगा यहां पे, देखता जा ध्यान से, ध्यान से देखता जा। पो लगेगा, पो यहां पे कैसे पो लगेगा? इक्वल टू के लेफ्ट में जो कुछ भी है, क्या इक्वल टू के राइट में भी वही सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी से बोल, जल्दी से बोल बेटा, हां या ना, यस और नो। बाकी बच्चों को करना आ रहा है, बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं या जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं बेटा, बताओ एक बार मुझे। जिन बच्चों को आ गया ठीक है, शांत रहे। जो बच्चे लिख रहे हैं आंसर्स, वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। जो बच्चे आंसर निकाल रहे हैं बिल्कुल सही निकाल रहे हैं। सर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यार एक ही बात है यार, कैसी बातें करते हो तुम। टी स्क्वायर लिख दूंगा और उसके बाद ब्रैकेट लगा दूंगा, या टी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? ऐसी बच्चों वाली बातें नहीं करने का, बड़ों वाली बातें करने का, ठीक है। हां, तो पोह क्या कहता है? पो ये कहता है कि इक्वल टू के लेफ्ट में भी एल है, तो इक्वल टू के राइट में भी क्या होगा? एल ही होगा। बेटा ये खुद में एल है, अबे तू एल है, ए भाई आप एल हैं, हो गया खत्म, एक आ गया, ए हो गया ए आ गया भाई, ठीक है। क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट में जो होता है वही इक्वल टू के राइट में होता है। बात सही है कि नहीं? बात सही है कि नहीं, है ना। अच्छा, अब ये बता, अब ये बता, अगर ये एल है ना, क्योंकि ये एल है तो ये भी एल है, तो ये बता कि प्लस के लेफ्ट में अगर एल आया है तो प्लस के राइट में ये पूरा एल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, प्लस के लेफ्ट में अगर कोई एल है तो प्लस के राइट में जितने भी लोग खड़े हैं, क्या ये सब मिलके एल नहीं है? क्या ये सब के सब लोग मिलके एल नहीं है क्या? अबे प्लस के लेफ्ट में अगर एक एल आ गया तो प्लस के राइट में जो उसके साथ ऐड होने को खड़ा है वो कोई अच्छा आदमी हो गया, वो भी एल ही होगा। तू भी एल है बे, तू भी एल है, इधर आ, एल कहीं के, इधर आ, ये भी एल है भाई, यानी ये पूरा का पूरा एल है। बी मिला लो और टी स्क्वायर मिला लो, ये पूरा ही एल है, हां या ना, हां या ना? क्या ये बात समझ में आती है? और फाइनली फाइनली प्लस के लेफ्ट में अगर कोई एल के बराबर है तो प्लस के राइट में जो ये लोग हैं ये किसके बराबर होंगे? ये किसके बराबर होंगे? प्लस के लेफ्ट में अगर ये पूरी भसड़ जो लिखी हुई है ये एल के बराबर है, तो प्लस के राइट में जो ये दो नमूने बैठे हैं ये किसके बराबर होंगे? बोलो, एल के। हां, यही तो पो कहता है, यही तो पो की खूबसूरती है, यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की खूबसूरती है। बात को समझो, ठीक है, कि भाई हर नमूने की कहानी सुना देगा वो। इक्वल टू के लेफ्ट में अगर एल है तो राइट में भी एल ही होगा, प्लस के लेफ्ट में एल है तो राइट में जितने लोग बैठे हैं सब एल के बराबर हैं, और ऐसे ही ये भी एल है तो फिर इसके राइट में जो भी है वो सब भी एल के ही बराबर है। तो सी टी भी एल के ही बराबर होगा। अब तू सबके लिए निकाल सकता है, ए का तो एल आ चुका है ना, ए का तो एल आ ही चुका है, ए का डायमेंशन तो एल ही है ना। बीटी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा भाई? टी स्क्वायर को नीचे ले जा एल के, है ना। बीटी स्क्वायर एल के सामने बैठा है ना, बीटी स्क्वायर एल के सामने बैठा, टी स्क्वायर नीचे ले जा, जल्दी कर, जल्दी कर, बता बी क्या आएगा? सर ये आएगा एल टी स्क्वायर और ऊपर आकर के बन जाएगा एल टी -2। कायदे से ये एक्सेलरेशन है
अगर आप सोचो तो, है ना, अगर आप सोचो तो ये कौन है, ये एक्सेलरेशन है, हाँ या ना, है ना। इसका टी नीचे चला गया इसके साथ, इसका टी इसके डिनोमिनेटर में चला गया, तो सी कौन है, सी है एल बटा टी। एल बटा टी कौन होता है, एल टी माइनस वन। ये खुद में वेलोसिटी है, ये खुद में वेलोसिटी है। आया समझ में, ऐसे करना है इसको, ठीक है। कोई नहीं, देखो पहली पहली बार देख रहे हो तो तकलीफ होती है, बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है। फिर भी मैंने यहां पर जब पोल करके देखा तो मेजॉरिटी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, कि मतलब दिमाग तो ठीक है, दिमाग तो बढ़िया चल रहा है, चीजें समझ में तो आ रही हैं, पल्ले तो बैठ रही हैं। जिनके पल्ले नहीं बैठ रही हैं चीजें, ऐसे भी 30% बच्चे जरूर होंगे क्लास के अंदर, और मैं चाहता हूं कि और ज्यादा हो ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं आए, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। आप जो कुछ भी सीख रहे हो और जो कुछ भी नया सीख रहे हो, वो नया तब तक है जब तक तू उसके ऊपर बैठा नहीं। समझ बात को, जब तक तूने अपने हाथ से लिख के देखा नहीं। तो जितने भी सवाल मैं क्लास में करवा रहा हूं, तूने हाथ से लिख के रिपीट करने हैं बेटा, तूने दोबारा लिखने हैं, तो ही माइंड में बैठेंगे और धीरे धीरे बैठेंगे। एक बार में चमत्कार नहीं होगा, बात को समझो। एक बार में चीज बैठ जाए दिमाग में नहीं हो सकता। मैथ्स चल रही है भाई, ये फिजिक्स कहां दिख रही है आपको यहां, आप ये बताओ, कई फिजिक्स कहां दिख रही है, चलिए बता। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी फिजिक्स नहीं है, क्या बोलूं अब मैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी फिजिक्स नहीं है भाई, वो तो एक फिल्टर लगा हुआ, उसके बाद फिजिक्स शुरू होती है। मैथ्स चल रही है भाई, ये टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में डिवाइड करके ऊपर ले गए, ये चल रहा है। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और धांसू सवाल देता हूं आपको करने के लिए। 1996 के अंदर आईआईटी में आया हुआ सवाल है ये, और आईआईटी वाले बच्चे भी करते हैं इस सवाल को, है ना। अब तुम में से जो अर्जुना जेई में पढ़ रहे होंगे और जो उदय बैच में देखने लपकने आ जाते हैं, अरे क्या चल रहा है, देख के भी आते हैं, हम भी देख के आते हैं क्या चल रहा है ना, तो वो कर सकते हैं इसको बिल्कुल खुले, और सभी लोग करें, सभी लोग करें, मैं तो चाहता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देख करके सबसे पहले तो घबराने का नहीं, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए देख के घबराना नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना खड़ा, क्यों टेंशन लेता है, आजा देख। एक इक्वेशन दी हुई है, ध्यान से देखना, p प्लस ए बाय वी स्क्वायर, ठीक है, p प्लस ए बाय वी स्क्वायर, और ये इक्वल है b थीटा बाय वी के। अच्छा ओके, b थीटा बाय वी के, चलो सही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि P तो प्रेशर है, ध्यान से सुनना, P तो क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, यानी यहां वॉल्यूम का स्क्वायर है और यहां पे अकेली वॉल्यूम खड़ी है ना। और कह रहा है जो थीटा, ओ देखो थीटा को टेम्परेचर लिखा हुआ है, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना थीटा टेम्परेचर लिखा जाता है। देखो 1996 कितना पुराना सवाल है आईआईटी का, तो अच्छी किताबें पढ़ोगे उसमें थीटा मिलता है, टेम्परेचर लिखा हुआ, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है उस चीज से, जो मर्जी लिखा हो, है ना, है ना। मान ले कबूतर ही बनाओ यहां पे, तुझे क्या मतलब, तुझे तो बता दिया ना कि भाई ये टेम्परेचर है, कहानी समझ, कहानी समझ, तुझे क्या मतलब है उस चीज से कि थीटा हो चाहे टी हो, अपनी ऐसी की तैसी कराए, तुझे पता चल गया ये टेम्परेचर है, बस इतना बहुत है, ठीक है। अब क्या क्या करना है, कह रहा है ए नाम का कांस्टेंट है और बी नाम का कांस्टेंट है, उनके डायमेंशंस फाइंड करिए। नहीं, डायमेंशन सिर्फ ए के फाइंड करिए। ले भाई, आधा खेल तो खत्म ही कर दिया इसने, आधा खेल खत्म कर दिया यार, मजा खत्म कर दिया, सच बता रहा हूं। बी का भी करेंगे हम, ना 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 ना, प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो मैं दोनों की करवाऊंगा, हम बी का भी निकालेंगे। आप बी का करने की कोशिश करो, जो बच्चे ए का निकाल चुके हैं शाबाश, बढ़िया। जो बच्चे ए का निकाल चुके हैं आंसर, वो बी का करें, ठीक है ना, क्योंकि इसने मजा पूरा खराब कर दिया। खैर सभी बच्चे देखें एक बार कि कैसे होगा ये। सीधी बात बताओ, प्लस के लेफ्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्या प्लस के राइट में भी वही कुछ लिखा होना अनिवार्य है, हां या ना, हां या ना। प्लस के लेफ्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्या प्लस के राइट में भी वही लिखा हुआ होना चाहिए डायमेंशनली, हां या ना। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो तो दे के साइड हो जाएंगे, कोई बात नहीं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, या जो बच्चे अभी मेहनत कर रहे हैं, जो सीखना समझना चाह रहे हैं, वो मेरी बात का जवाब दें। बेटा एक क्वेश्चन से नहीं सीख समझ पाओगे, मल्टीपल एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, इसलिए तो क्वेश्चन लेके आते हैं। आगे वाले क्वेश्चन जो है पिछले वाले क्वेश्चन को भी क्लियर कर देंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो रिपीट करना हर एक सवाल को, हर एक सवाल अपने आप में तोप है, और हर एक सवाल इस लायक है कि वो आपके पेपर में आ सकता है, ये भी समझ लो। या इससे मिलते जुलते सवाल आपको मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर, जो भी आपका टेस्ट टूस्ट आने वाला होगा, ठीक है।
सही बात बोल रहे हैं बच्चे, हां लिख रहे हैं कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, प्लस के लेफ्ट में अगर प्रेशर है तो प्लस के राइट में भी जो भी होगा ये सब कुछ मिला करके प्रेशर ही होगा। हां या ना? ये सब कुछ मिला करके प्रेशर ही है। तू भी प्रेशर है बे, तू तो प्रेशर है ही है, ये तो प्रेशर है ही है, तू भी प्रेशर है। हां या ना? हां या ना? गंदा नहीं करते, इसको साफ रखते हैं, ठीक है। तो यार प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml-1 T-2। हां या ना? तो मेरे प्यारे बच्चे, जब प्रेशर का डायमेंशन ये है और ये इसका भी डायमेंशन होगा, क्योंकि प्लस के लेफ्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वही प्लस के राइट में भी लिखा होना अनिवार्य है, जरूरी है। तो A बाय वॉल्यूम का स्क्वायर भी तो ml-1 T-2 के ही बराबर होगा। हां या ना बोल? अरे हां या ना बोल, है ना? और यहां से A निकालना हो, यानी A का डायमेंशन निकालना हो, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है सर? वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3, और L3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये कहना चाह रहे हो आपके ये V का स्क्वायर है तो वॉल्यूम L3 होता है, तो L3 का भी स्क्वायर यानी L⁶। मैथ्स है, मैथ्स। 7वीं कक्षा की मैथमेटिक्स चल रही है भाई। A का डायमेंशन निकल के आया, जब L का 6 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो यह आएगा ml6 वहां था, -1 यहां है, 6 में से 1 गया तो 5 आएगा, ml⁵ और T⁻²। कोई गलती तो नहीं करी मैंने? ml⁵ T⁻²। ए आंसर सही है, ठीक है। सर हमें पोल नहीं हो रहा है बेटा, पोल होता नहीं है, पोल करवाना पड़ता है। वो मैंने नहीं करवाया यहां पोल बेटा, जब करवाऊंगा तब आएगा आपके पास पोल, ठीक है। यस, ए आ गया ml⁵ T⁻²। खैर, अभी आपने ए निकाला, अब मैं आपको चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करो और मुझे बी बताओ क्या आएगा। शाबाश, फटाफट बी निकाल के दिखाओ मुझे मजा तब आएगा यार, मुझे मजा तब आएगा जब आप बी निकाल के दिखाओगे। मुझे मजा तब आएगा जब आप बी निकाल के दिखाओगे, नहीं तो मुझे मजा नहीं आएगा। ए निकालने में कोई मजा नहीं था, सच बता रहा हूं, ए निकालने में कोई मजा नहीं है। बी निकालो तो जानू। अरे वाह यार, अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, ट्राई कर रहे हैं बच्चे, अच्छी बात है। देखो मुझे नहीं पता आंसर सही है या गलत है, इतने सारे बच्चे यहां पे आंसर लिख रहे हैं, मुझे उनके एफर्ट की कदर है। आपके एफर्ट को सैल्यूट भाई, आप सही हो गलत तो मुझे नहीं पता, वो मैं भी निकाल के देखूंगा, लेकिन सच में आप कोशिश कर रहे हो आंसर लिखने की, पेन को चलाने की, इतना बहुत है क्लास 11वीं के लिए यार। ये भी नहीं कर रहे हैं बहुत लोग, बता रहा हूं मैं आपको, ये भी नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं, तीसरी क्लास है आज, क्लास 11th की, आज 3rd क्लास है। आज भी मैं आपसे कहूंगा कि भाई पेन उठा ले, पेन उठा ले, पेपर घिस दे, जो कुछ करवा रहा हूं हाथ से लिख के देख, हाथ से लिख के प्रैक्टिस कर, और फिर बता के क्या नहीं समझ में आया, फिर बता के क्या रह गया जो नहीं करवाया। आजा देख, मुझे नहीं पता आपके आंसर सही है गलत है, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं भाई, हर एक बच्चा जो यहां पे आंसर लिख रहा है उसको सैल्यूट है भाई, क्योंकि वो पेन तो रगड़ रहा है। इतना ही चाहिए भाई, 11वीं में इतना ही चाहिए, तुझे एफर्ट मारते रहना है, बस इतना कर, बस इतना कर। देख देख, सुन ध्यान से, अगर प्लस के लेफ्ट में प्रेशर था तो प्लस के राइट में भी तो प्रेशर ही था, तभी तो A/V² उसी के बराबर लिखा जो प्रेशर का ही डायमेंशन था। हां या ना? तो वही कहानी इक्वल टू के भी चलेगी। इक्वल टू के लेफ्ट में ये पूरी कहानी अगर प्रेशर थी तो इक्वल टू के राइट में भी ये पूरी कहानी जो लिखी हुई है वो प्रेशर है, यानी कि B⁵/V और कुछ नहीं, प्रेशर की ही डायमेंशन होगी, और प्रेशर की डायमेंशन ml-1 T⁻² होती है। चेक कर ले, चेक कर ले, चेक कर ले, कोई गलती तो नहीं करी, क्योंकि मुझसे भी हो सकती है भाई गलती, तो मैथ है ये। तो मैंने बी निकालना था तो बी को अकेला छोड़ दिया, वॉल्यूम को ले गया वहां मल्टीप्लाई करने, और टेंपरेचर को ले गया डिवाइड करने। आजा भाई,
ये टेम्परेचर था ना, एक बार और एक स्टेप और लिख लेता हूं। यहां टेम्परेचर के लिए टी नहीं लगाते, क्या लगाते, केल्विन लगाते हैं ना, सॉरी केल्विन लगाते हैं। और वॉल्यूम के लिए एल लगाते हैं, है ना। और यहां पर तो यही एज इट इज छाप रहा हूं, ml-1 T-2। ठीक है, अब एल जाएगा ऊपर, अरे एल ने एल को तो मार डाला, एल ने एल को तो मार दिया, है ना। ये L1 है, वो L-1 है, कट के मर जाएगा, के जाएगा नीचे, तो B आ गया मेरे प्यारे बच्चे M, L तो गया T-2, और जो K नीचे गया है वो ऊपर जाकर के -1 बन जाएगा, K-1। ये है आंसर। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का गलत भी होगा, चलता है, कोई बात नहीं। अच्छा, सॉरी, हाँ ठीक है, L³ आएगा, रियली सॉरी, सही कह रहे हो। मुझे लगा था खाली एक ही एल है, एक एल नहीं है, वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा। हाँ ठीक कह रहे हो, क्यूब आएगा, क्यूब जाएगा ऊपर, तो M, L-1 है, ये 3 है, तो L² रह जाएगा, अब तो सही है ना। और T-2 और K जो नीचे जाएगा वो ऊपर जाकर के K-1 हो जाएगा। अपने हाथ से करके देखना भाई, मैथ्स है, अपने हाथ से करके देखना, मैथ्स है। डन हो गया अब, ठीक है, अब डन है एकदम, है ना। 3 ऊपर गया बस, ठीक है, K नीचे आ गया, डन, बढ़िया, उफ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। होमवर्क क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। हिंट दे दूं, हिंट दे रहा हूं कह रहे कोई नहीं सर, ऐसी गलती होती रहती है। ठीक है, थैंक यू श्रेया बेटा, मुझे माफ करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आया आपके सामने, इसको आप होमवर्क में करना, मैं आपको हिंट देके छोड़ रहा हूं। ठीक है, ध्यान रख, इक्वल टू के लेफ्ट में जो कुछ भी तुझे दिख रहा है वही डायमेंशन इक्वल टू के राइट में जितने भी ये बैठे हैं सारे वही बनाएंगे, और प्लस के लेफ्ट में जितने भी ये बैठे हैं, जो डायमेंशन ये मिलके बना रहे हैं वो ये सारे मिलके बनाएंगे। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है बाकी हो जाएगा सारा काम। ठीक है, तो ए, बी और सी, 2006 IIT का सवाल सर सीधे 10 साल आगे जंप मार दी। हाँ, अब हम 20 साल आगे जंप मारेंगे, 2016 का क्वेश्चन देंगे, फिर सर हम और 10 साल आगे जंप मारेंगे, 2026 का क्वेश्चन देंगे आपको IIT का। ठीक है, टेंशन मत लो यार, ठीक है, हर एक चीज करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, हर एक चीज करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको काम आ सकता है। होमवर्क मैंने दिया, पीछे लिखा हुआ है क्या, होमवर्क लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, होमवर्क है ये, आप ट्राई करना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुन लो, RDX समझ करके इसको लिख लेना कहीं पे। ठीक है, RDX समझ के कहीं पे लिख लेना अपने नोट्स के अंदर। देखो सुनो, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज होती हैं, या लॉगरिथमिक क्वांटिटीज होती हैं, या एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज होती हैं। सर ये कौन सी क्वांटिटीज होती है, हमने तो इनके नाम भी नहीं सुने। सर ये एक्सपोनेंटल कौन सी होती है, एक्सपोनेंटल नहीं है बेटा, एक्सपोनेंशियल है ये। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लॉगरिथमिक लिखा हुआ है बेटा, लॉगरिथमिक। ठीक है, लॉग अरिथमिक, लॉग अरिथमिक। ठीक है, आपने सिर्फ इसके बारे में सुना हुआ ना, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। क्या होता है, साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है ना, टेन वाई होता है, या थीटा बोल दो, जो मर्जी कह दो, एंगल। हम यहां मैथ्स पढ़ रहे हैं तो साइन एक्स का फंक्शन, कॉस एक्स का फंक्शन, टेन एक्स का फंक्शन, ऐसे बुलाते हैं इसको। ठीक है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, खैर आपने अभी तक ये चीजें नहीं देखी है, पर देख लोगे। सिमिलरली बेटा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, वैसे लॉग फंक्शंस भी होते हैं। सर कहां यूज होते हैं, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बेसिक मैथ में बात करेंगे इसकी, जो इसका अगला चैप्टर है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स जब पढ़ेंगे तब लॉग की बातें डिटेल में करूंगा। लॉग के लिए एक अलग से लेक्चर आएगा आपको, क्योंकि लॉग फिजिक्स में तो काम आता ही आता है बेटा, ये केमिस्ट्री में भी काम आता है, दोनों जगह काम आएगा भरपूर। ठीक है, केमिस्ट्री में आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो ना भाई, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो ना भाई, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको लॉग दिखेगा, खूब दिखेगा, अगर अच्छे लेवल पर जाकर के पढ़ाई कर रहे हो तो दिखेगा। ठीक है, तो लॉग एक्स ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है ना, कभी कभी लॉग बेस भी लिखते हैं, लॉग बेस EX, कभी कभी लिखते हैं लॉग 10x, ऐसे यहां बेस लगाते हैं, इसको बेस बोलते हैं। छोड़ दो अभी के लिए, रहने दो, इतनी टेंशन अभी मत लो। अभी के लिए बस ये समझो log x नाम का एक फंक्शन होता है। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है कोई e की पावर में 2x होता है, या e की पावर में y होता है, या e की पावर में 2x + 1 होता है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी। कहना क्या चाहता है, मतलब मोटी बात पर आते हैं, मोटी बात, ये भी हम लोग बेसिक मैथ में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है ना, लेकिन मोटी बात पर आते हैं, कहना क्या चाहता है, कहना यह चाहता है
कहना यह चाहता है कि ये जो अंदर लिखे हुए हैं ना, इनकी कोई औकात नहीं है। ये जो अंदर लिखे हुए हैं ना, इनकी कोई औकात नहीं है। ये जो अंदर लिखे हुए हैं ना, इनकी कोई औकात नहीं है। ये सब के सब M0 L0 T0 है। मतलब डायमेंशनलेस है। ठीक है, ये सब के सब, ये सब के सब, ये सब के सब डायमेंशनलेस है। ठीक है, साइन के अंदर जो घुस गया उसकी कोई डायमेंशन नहीं, लॉग के अंदर जो घुस गया उसकी कोई डायमेंशन नहीं, ई की पावर में जो घुस गया उसकी कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है, डायमेंशनलेस है, M0 L0 T0 है। बस अभी के लिए इसको लिख लेना, कब काम आएगा, कहां काम आएगा, कितना काम आएगा, देखी जाएगी, देखी जाएगी। ठीक है, देख लेंगे। अभी के लिए बस आप इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, अच्छा, एक बेहतरीन सवाल और कराता हूं आपको, क्योंकि अभी अभी आपने देख लिया लॉग को, ट्रिगो को, फलाना को, डिमकाना को, तो एक बार ये क्वेश्चन भी देख ही लो। आ जाओ। कह रहा है कि y इज इक्वल टू ए साइन, कुछ भी देख के घबराना नहीं भाई, मैं खड़ा हूं। ठीक है, डोंट वरी, मैं यहां पे हूं आपके साथ, डरना नहीं इसको देख करके। साइन ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, kx माइनस ओमेगा टी, है ना। मेरे साथ साथ पढ़ लो एक बार, क्या क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू ए साइन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी साइन के फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है वो, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, जो फंक्शन के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। डोमेन नहीं कहते, कोई बच्चे करते हैं इसको डोमेन कहते हैं, नहीं बेटा, अभी सेट्स पढ़ा नहीं है आपने पूरी तरीके से। जब रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि इसको आर्ग्यूमेंट बुलाते हैं बेटा। ठीक है ना, इसको डोमेन नहीं बुलाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सही करना जरूरी है चीजों को। खैर, तो साइन के अंदर kx माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया, kx माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है। अब कह रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ k, ओमेगा और a। वाह भाई वाह, तीन तीन कांस्टेंट है यहां पर। एक तो a कांस्टेंट है, कह रहा इसका डायमेंशन बताओ क्या होगा। एक k कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन बताओ क्या होगा। एक ओमेगा कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन बताओ क्या होगा। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। आज आराम से सुन, डर मत, डर मत, मैं हूं ना, आराम से सुन। देख एक बात बता, अगर मैंने ऐसे लिखा होता y इज इक्वल टू ए, अगर मैंने लिखा होता y इज इक्वल टू ए, और मैं कहूं कि y जो है वो पोजीशन है ना, y को, x को भी पोजीशन बोला हुआ है और y को भी पोजीशन बोला हुआ है, दोनों पोजीशन है, तो पोजीशन के लिए तो L लगाते हैं हम, हाँ या ना बोल। तो a का डायमेंशन क्या आएगा बता। अगर y का डायमेंशन L है, क्योंकि y को पोजीशन बता रखा है, y को पोजीशन बोल रखा है, x को भी पोजीशन बोल रखा है और t को टाइम बोल रखा है। ठीक है ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं y इज इक्वल टू ए अगर लिखा हुआ होता, ठीक, y इज इक्वल टू ए अगर लिखा हुआ होता, तो y तो L है, y तो लेंथ है, तो a क्या होता बता, बता, a डायमेंशनलेस होता। ए क्या होता, ए क्या होता बता, ए भी एल ही होता। बात सही है ना, ए भी एल ही होता है ना। अच्छा, पर इसमें थोड़ा सा फेरबदल है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है सर, चेंज ये है कि इसके बगल में ना साइन करके कुछ 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 लिखा हुआ है अंदर, साइन करके कुछ 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 लिखा हुआ अंदर। तो ये बता क्या इस क्वांटिटी की कोई डायमेंशन होती है क्या। ए के बगल में साइन करके कुछ कुछ है ना, कुछ कुछ लिखा हुआ है यहां पर, तो इसकी कोई डायमेंशन होती है क्या। साइन के अंदर कुछ 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 लिखा हुआ है, y बराबर a है और साइन के बगल में कुछ 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 लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया था कि साइन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। तो क्यों परेशान होता है मेरे MLT-2, क्यों परेशान होता है तू, है मेरे MLT-2 बेटा, क्यों परेशान होता है तू। L अगर A है, ये पूरा कुछ नहीं है बेटा, ये M0 L0 T0 है, इसकी ऐसी की तैसी, आपका A L ही है। ठीक है, आपका A इज नथिंग बट ये L ही है, समझ गए, क्योंकि Y भी आपका L ही होता है। खैर, A के लिए तो मुझे लगता है अब कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे A की फुल फॉर्म बता देता हूं मैं क्या होता है, ये आएगा कब पता है, सेकेंड लास्ट चैप्टर में क्लास 11वीं के, उस टाइम पर दिसंबर चल रहा होगा, पहले ही बताता हूं आपको, दिसंबर चल रहा होगा और हम एक चैप्टर पढ़ रहे होंगे जिसका नाम होगा ऑसिलेशंस।
ऑसिलेशन वाले चैप्टर में स्टार्टिंग वाले दिन ही, पहले दिन ही ये आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए, अंदर 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 फलाना डिमकाना कुछ कुछ, ठीक है। तो बस ध्यान रखना, इस ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी लेंथ ही होती है, एक एम्पलीट्यूड भी लेंथ ही है, इसलिए लेंथ के बराबर आया है वो। खैर छोड़ो, अभी के लिए छोड़ दो इस बात को, आगे चलते हैं। अब बात आती है के कैसे आएगा, ओमेगा कैसे आएगा। एक बात बता, क्या तुझे यह नहीं पता कि साइन के अंदर कुछ भी अगर होता है तो वो, लिखो कमेंट सेक्शन में, साइन के अंदर कुछ भी अगर होता है तो वो, साइन के अंदर कुछ भी अगर होता है तो वो, साइन के अंदर कुछ भी अगर होता है तो वो, साइन के अंदर कुछ भी अगर होता है तो वो क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। यस, जीरो नहीं बोलो, जीरो नहीं बोलो, वन बोलते हैं, वन M0 L0 T, जीरो मत लिखा करो भाई, इसका मतलब वन होता है। M की पावर 0 इज 1, L की पावर 0 इज 1, T की पावर 0 इज 1 हो गया, ठीक है। जीरो नहीं लिखते, जीरो मत बोलो। या तो आलस ज्यादा है शरीर के अंदर तो वन बोलो, है ना, खूब आलस अगर काट रहा है तो वन लिख दो, जीरो नहीं लिखते। या फिर अगर कोई आलस नहीं है तो डायमेंशनलेस पूरा लिखो, जैसे बच्चों ने यहां लिखा है डायमेंशनलेस, ठीक है। जीरो नहीं बोलते, जीरो गलत हो गया, जीरो बोलना ही गलत हो गया, वन बोलो या तो कायदे से, ठीक है। खैर, के एक्स माइनस ओमेगा टी क्योंकि साइन के अंदर आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन के आया है हमारे सामने, तो इसलिए ये हमारे लिए M0 L0 T0 के बराबर है, बोले तो ये वन के बराबर है। समझ गए ना? के एक्स माइनस ओमेगा टी हमारे लिए कायदे से वन के बराबर है। तो सर आप ये कहना चाहते हो क्या? आप ये कहना चाहते हो क्या? इधर देख, इधर देख जरा, इधर देख बेटा जरा, इक्वल टू के राइट साइड पर कोई चीज डायमेंशनलेस है तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर ये पूरा हिसाब किताब जो लिखा हुआ है ये खुद क्या है? ये खुद क्या होगा? बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओमेगा टी कलेक्टिवली इज M0 L0 T0 ठीक है। और माइनस साइन के लेफ्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो वही डायमेंशन कैरी करेगा जो माइनस साइन के राइट में लिखा हुआ है, यानी डायमेंशनलेस। तो तू भी डायमेंशनलेस है। शक्ल क्या बना रहा है यहां देख, M0 L0 T0 आया कि नहीं आया? और फील आ गई हो तो लिख देना एक बार, RDX फील, मैं समझ जाऊंगा। वैसे तो आग वाले इमोजी चल रहे हैं पर मैं समझ गया हूं। खैर, अब आपको क्या करना है, क्योंकि इक्वल टू के राइट में डायमेंशनलेस था तो इक्वल टू के लेफ्ट में ये जो पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ ये भी डायमेंशनलेस ही है और फिर ये भी डायमेंशनलेस ही है, तो ये वन के इक्वल है। तो ओमेगा टी को आप वन लिख सकते हो, वन के बराबर कर सकते हो, और के एक्स को भी आप वन के बराबर कर सकते हो, और ओमेगा निकालने के लिए आप 1 डिवाइड बाय टी करोगे और के निकालने के लिए आप 1 डिवाइड बाय एक्स करोगे, है ना। आपको के किस किस का डायमेंशन पूछा है? के का पूछा, ओमेगा का पूछा, ए का तो हमने निकाल लिया। के और ओमेगा पूछे है ना, तो ओमेगा के लिए क्या करोगे? टी नीचे ले जाओगे, 1 बाय टी, 1 बाय टी होता है टी माइनस 1। आपको पता ही ओमेगा कौन है? कैसे पता होगा? तुम्हारा तो दूसरा जन्म है ना ये, तुम्हें नहीं पता होगा। पिछले जन्म में तुमको पता था, इस जन्म में तुम भूल गए हो क्योंकि तुम्हारा नया जन्म हुआ है। तो ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 11th में ही आती है ये, इससे पहले कभी आई नहीं, है ना। लेकिन हाँ, आपके पिछले जन्मों में आपने साइंस ली होगी तो जरूर पढ़ा होगा इसको, ठीक है। इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। टी नीचे था, ऊपर जाके टी माइनस 1 बन गया, यही इसकी डायमेंशन निकल करके आ गई। सिमिलरली एक्स इज अ पोजिशन, एक्स इज अ पोजिशन, पोजिशन का मतलब होता है लेंथ, इसका मतलब होता है लेंथ, यानी 1 बाय एल है ये, तो L माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो K की डायमेंशन निकल के आ गई L माइनस 1, ठीक है। और इसकी ओमेगा की क्या निकल के आ गई? T माइनस 1। यही कहानी है, यही कहानी है, ठीक है। और ये A है, A की डायमेंशन L है। लास्ट, डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन। कितनी देर और क्लास चलेगा बेटा? मैंने साफ साफ आपको बताया हुआ है 1 घंटा 40 मिनट के आसपास क्लास रहेगी। कभी इधर भी हो सकती है, कभी उधर भी हो सकती है, ठीक है। तो आज के लिए मैं क्या कर रहा हूं,
डिराइविंग द फॉर्मूला जो लास्ट एप्लीकेशन है, इसका एक एग्जांपल आपको करवाऊंगा, ठीक है। समझ में आए तो बहुत अच्छा, वैसे आ जाएगा, इसमें भी डायमेंशनल यही चल रहा है, इक्वल टू के लेफ्ट इक्वल टू के राइट में कौन है, वही सब चल रहा है। समझ में आ जाए तो और अच्छा, और नहीं आए तो कल इसके 2 और एग्जांपल दूंगा, यानी टोटल 3 एग्जांपल दूंगा मैं इसके आपको, ठीक है। और 3 के बाद आपको चौथे की जरूरत नहीं पड़ेगी, चौथा आप खुद कर लोगे। वैसे एक बात बताऊं, इन 3 में से ही एक पेपर में आएगा आपके, जो 3 एग्जांपल आपको मैं दूंगा ना, उनमें से एक पेपर में मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। डिराइविंग द फॉर्मूला, ये आपकी लास्ट एप्लीकेशन है, इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि फॉर्मूले को डिराइव करने में कैसे डायमेंशनल एनालिसिस हो सकता है, फॉर्मूला डिराइव करने में कैसे डायमेंशनल एनालिसिस हो पाएगा, इसको समझते हैं, ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, सभा बैठी होती है, सभा साइंटिस्टों की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सुनिए ना आपने, गांधी जी ने करी थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 1, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 2, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 3। गांधी जी एक बार नाराज हो गए, नहीं गए थे, तो अंबेडकर जी चले गए थे वहां पे ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपने गोलमेज सम्मेलन ऐसे हुआ करते थे, तो ऐसे गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उसमें साइंटिस्ट बैठे थे सारे, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, यार एक बात बता, यार ये जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम बड़ा मशहूर एग्जांपल है ये वाला, जो सबसे पहला आपको दे रहा हूं, सबसे मशहूर यही है, और पेपर में ज्यादातर यही आता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। खैर, जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम, ठीक है ना, ये जो पेंडुलम होता है, ठीक है, इसको अगर हम हिला के छोड़ दें ऐसे करके, है ना, तो ये ऐसे 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 होता हुआ झूलता रहता है, झूमता रहता है ना। तो यार हमको ना इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि वो एक बार यहां आया, फिर एक बार यहां आया, फिर एक बार यहां आया, मतलब समझ रहे हो, इधर से शुरू हुआ, इधर से शुरू हुआ, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो ये होने में कितना टाइम लगेगा। तो बोले ये किन बातों पे डिपेंड करता होगा, ये बताओ, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है किन बातों पे डिपेंड करता होगा। एक पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या लगता है आपको किन बातों पे डिपेंड करता होगा। आप मान लो उस गोलमेज सम्मेलन में बैठे हो, इमेजिन करिए कि आप भी सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं, वो भी पूरे विश्व के, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों के बीच में बैठ करके आप सोच रहे हो अब, ठीक है, कि किन किन बातों पे डिपेंड करता होगा कि इसका टाइम पीरियड क्या है, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, तो ये किन बातों पे डिपेंड करता होगा। ठीक है, ठीक है, आप जो बोल रहे हो आप में से उठा लेता हूं, 3 चीजें उठा लेता हूं आप में से, ठीक है ना। एक बच्चा बोल रहा है सर इसका मास पे डिपेंड करेगा, है ना, इसको बोलते हैं बॉब, इसको बॉब बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं स्ट्रिंग, इसकी लेंथ होती है, बॉब का कुछ मास होता है, बिल्कुल सही बात है ना। तो टाइम पीरियड की बात हम कर लेते हैं कि यार जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता होगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा मास के, चलो मान गया, मास ऑफ बॉब के, ठीक है। अच्छा, क्या हम बेनिफिट ऑफ डाउट ऐसा दे सकते हैं कि हो सकता है वो मास के स्क्वायर पे डिपेंड करता हो सकता है मास के क्यूब पे डिपेंड करता हो सकता है मास की पावर 4 के डिपेंड करता हो, या हो सकता है रूट मास पे डिपेंड करता हो। यानी अभी अपने को पावर नहीं पता है कुछ भी, तो एक काम करते हैं, इसकी पावर को हम ए ले लेते हैं, चलेगा आपको, चलेगा। अच्छा, अगर मास पे डिपेंड सिंगल पावर पे करता होगा तो ए की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी बाद में, कोई टेंशन नहीं। क्या इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, क्या इतना बेनिफिट ऑफ डाउट देना बनता है ना। इसकी पावर ए लगा दूं, क्या पता स्क्वायर हो यार, क्या पता क्यूब हो यार, नहीं पता ना यार, हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, गोलमेज सम्मेलन तो चल रहा है अभी, ठीक। आइए गोलमेज सम्मेलन के आगे बढ़ते हैं। और किस बात पे डिपेंड करता होगा, लेंथ लिख रहे हैं बच्चे यहां पर दबा करके, ठीक है, तो मैं यहां पे लेंथ लिख देता हूं। अच्छा, लेंथ की पावर भी तो हो सकता है स्क्वायर होती हो, क्यूब होती हो, क्यूब रूट होती हो, स्क्वायर रूट होती हो, चौथी पावर होती हो, अरे क्या पता अपने को। तो इसकी पावर को हम b ले लेते हैं, रेस टू द पावर b। तो कुछ नहीं होगा तो 1 आ जाएगा, कोई पावर नहीं होगी तो 1 आ जाएगी, क्या टेंशन है ना, बढ़िया। तीसरी बात, कुछ बच्चे यहां पे ग्रेविटी लिख रहे हैं, मैं पूरा उनको ठीक करवा देता हूं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पूरा नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, की पावर c, क्योंकि क्या पता वो जो स्मॉल g है ना बेटा 3 ही ले पाएंगे हम,
क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें, 3 ही ले पाते हैं। इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें अपन 3 पे चलते हैं, चौथा नहीं आ पाता है, पंगा है इसके अंदर। ठीक है ना, ये करने में पूरी तरह से हाथ खुले नहीं है हमारे हाथ कहीं कहीं बंधे हुए हैं। ठीक है, कोई बच्चा यहां पे फोर्स बोल रहा है, वैसे मैं आपको बता दूं कि एक्सेलरेशन आ गई है तो मतलब फोर्स आई गई है। फोर्स तो मम्मी है ना एक्सेलरेशन की, फोर्स तो मां है ना एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन आ गई है समझ लो फोर्स आई गई है। और कुछ बताओ। स्पीड भी बेटा एक्सेलरेशन में ही है कायदे से, अगर आप सोचो तो, कायदे से सोचो तो स्पीड जो है वो एक्सेलरेशन के अंदर ही घुसी हुई है। और कोई चीज, वेलोसिटी भी इसमें ही है। हाँ ठीक है, समझ गए ना। आ जाओ अब शुरू करते हैं, अब कहानी शुरू करते हैं। टाइम पीरियड को शॉर्ट में लिखते हैं टी, ध्यान से देखना। अब कहानी शुरू होने जा रही है तो अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ा के देखना एकदम। टाइम पीरियड को टी लिखते हैं तो प्रोपोर्शनल करते हैं मास की पावर ए के, लेंथ की पावर बी के, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी छोटा जी होता ना, स्मॉल जी, 9.8 की पावर सी पे। इन 3 चीजों पे डिपेंडेंस है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब आगे कैसे चलें सर? अभी तो हमें खाली तुक्का लगाया है। अरे ये तो तुक्का है ना, गोलमेज सम्मेलन में बैठे हैं अभी तो यार, कुछ फाइनल ही नहीं है। अभी तो फाइनल होगा, अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वल टू लगाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और के लगाते हैं, के कांस्टेंट। सर ये क्यों लगाते हैं? तरीका है, प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमेशा एक कांस्टेंट लगाया जाता है। वी प्रोपोर्शनल आई था, ओम्स लॉ याद कर, 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, आर रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ या ना? याद आ रहा है तुझे? गजनी कहीं के, अरे बोल गजनी, अरे बोल MLT-2, तुझे कुछ याद है कि नहीं? है ना, प्रोपोर्शनल थे तो हटाने के लिए, इक्वल टू लाने के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता था। याद है तुझे गजनी? है तू मेरी अधूरी गजनी गजनी। आजा देख, M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। अब सब खत्म हो चुका है। अब सब खत्म हो गया बेटा, अब कोई कहानी नहीं है। अब कोई कहानी नहीं है। क्यों अब कोई कहानी क्यों नहीं है? कोई कहानी इसलिए नहीं है क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट में जो भी भसड़ लिखी है वही तो इक्वल टू के राइट में सब लोग कैरी करेंगे मिलके। वो बर्डन, वो भार, ये सब लोग उठाएंगे। अरे हाँ या ना तो बोल दे, अरे हाँ या ना तो बोल दे यार। इक्वल टू के लेफ्ट में टाइम पीरियड है, पोह तो यही कहता है कि इक्वल टू के राइट में भी ये सब लोग मिलकर के वही भार उठाएंगे जो इसने उठाया हुआ है। गलत तो नहीं बोल रहा, बात तो सर सही बोल रहे हो आप। ठीक, तो इसीलिए हम, क्योंकि ये बात जानते हैं कि यहां पर M0 L0 T1 है। हाँ या ना बोल? कहा था ना मैंने, ऐसे लिखते हैं इसको, आज वो काम आएगा। ठीक है, तू बस ट्रस्ट कर। तू ट्रस्ट नहीं करता ना, तू ट्रस्ट कर। ठीक है, तू बस भरोसा रख। कल जो मैंने PDF शेयर करी थी टेलीग्राम के अंदर, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर भी ऐसे ही लिखी हुई हैं चीजें। M, L और T को बराबर इज्जत दी जाती है बेटा, बहुत जगह पर। ठीक है ना, तो यहां पे देनी पड़ेगी इसको। ठीक है, M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1। ठीक है, अभी ये K के बारे में हमको नहीं पता। K हमारे लिए डायमेंशनल कांस्टेंट है एक तरीके का, मतलब डायमेंशनलेस है ये। अभी के लिए हमें इसके कोई डायमेंशन नहीं पता, इसको मारो गोली, K को मारो गोली। ठीक है ना, बाकियों पर आते हैं। M क्या है सर? M तो मास होता है, मास। हाँ बेटा सही कह रहा है। तो क्या M की पावर A लिख दूं? लिख दे। L क्या होता है? L सर लेंथ होता है, लेंथ। अच्छा, लेंथ होता है तो लेंथ की पावर B लिख दूं, है ना? अरे लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये तो लेंथ को L लिख सकते हैं। हाँ अच्छा, G क्या है? G इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है बेटा मेरे LT-2 की पावर C। हाँ ना बोल यार, हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल भाई, सही है कि नहीं? सही है ना? खैर अब दोनों को आमने सामने रखने के लिए, क्योंकि कंपेयर करना है अपने को कंपेयर करना है, तो आमने सामने रखने के लिए हम क्या करते हैं, देखना ध्यान से। M की पावर को A लिखेंगे, L की पावर को B भी है और L की पावर C भी है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होके बन जाएगी B प्लस C। क्या ये समझ में आया?
क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहन, ओ मेरे MLT-2, यहां देख, L की पावर B है और यहां से L की पावर C है, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। और फिर T की पावर क्या लिखूंगा? कमेंट सेक्शन में लिखियो जरा, T की पावर क्या लिखूंगा? जल्दी बोल, T की पावर क्या लिखूंगा? जल्दी बोल, T की पावर क्या लिखूंगा? जल्दी बोल, T की पावर क्या लिखेंगे? जल्दी बोल, T की पावर क्या लिखेंगे? -2 और C मल्टीप्लाई होगा तो -2C हो जाएगा, हां या ना? आया कि नहीं आया? सही है, डन है ना? एकदम बढ़िया बताया भाई, आज की क्लास एकदम सटीक, जैसी सोच रहे थे वैसी गई है। और आप लोग के जो आंसर्स हैं वो ये बात बता रहे हैं मुझे, वो ये बात बता रहे हैं मुझे कि भाई जैसा पढ़ाना चाह रहा था वैसा ही पढ़ा रहा हूं और वैसा ही दिमाग में आप लोग के सेट हो रहा है। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है भाई, यही फायदा मेरी क्लास में आने का। इधर देखो, m की पावर 0 है, L की पावर भी 0 है, T की पावर 1 है ना? अब आओ दोनों को कंपेयर करते हैं। सर कंपेयर कैसे किया जाता है? बहुत इजी है, m से करोगे m को कंपेयर, L से करोगे L को कंपेयर और T से करोगे T को कंपेयर। ये करने में बहुत मजा आता है, ये करने में बहुत मजा आता है। संस्कृति कह रही है बहुत मजा आ गया, उत्कर्ष भी कह रहा है बहुत। अरे पूरा तो कर ले मजा, पहले मजा पूरा कर ले, मजा तो अब आएगा, असली मजा तो अब आएगा जब आप कंपेयर करोगे। बता m की पावर यहां कितनी है? a, और m की पावर वहां कितनी है? 0। अरे भाई साहब, m की पावर यहां पे है a और m की पावर वहां पे है 0, पावर से पावर इक्वेट कर दो, a आ गया 0। l की पावर यहां पे b प्लस c है, वहां पे l की पावर 0 है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया। और तीसरा वाला क्या है? t की पावर -2c है, वहां t की पावर 1 है, तो -2c बराबर हो गया 1। यहां से c निकालो, जल्दी से c निकालो। c क्या आएगा? सर c आएगा -1/2। यस सर, c आ गया -1/2। c को उठा के यहां डाल दो, b निकल के आ जाएगा। तो b प्लस में c क्या है? c है -½ इज इक्वल टू 0, तो b निकल के आ गया +½ ओ माई गॉड सर जी, a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया, c भी निकाल लिया। हां, इक्वेशन से सॉल्व करके छोटी छोटी इक्वेशन बनती है, छोटी छोटी इक्वेशन बनती है, a b और c निकल के आ जाता है। ठीक है, पावर से पावर कंपेयर करना बस, है ना? इसकी a इसकी 0, b प्लस c 0, -2c 1, -2c को 1 रखा, b प्लस c को 0 रखा, a 0 पहले से है ही है, a 0 पहले से है ही है। अब ये क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन तो खैर यही खत्म हो गया था, उसके बाद से तो खाली पोह की कहानी चल रही है, उसके बाद से तो हम लोग पोह दे रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो कंपेयर कर दिया आपने MLT को, a b और c की वैल्यू निकाल ली, बस अब इस a b और c की वैल्यू को आप उठा करके यहां रख दोगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन का नाम 1 रख देते हैं, बाद में रख दो, क्या दिक्कत है ना? तो पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था? t इज इक्वल टू के, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, और a था 0, b था -½ और c था +½ क्या ये सही बात है? अच्छा, b +½ था, सॉरी, b था +½ और c था -½ उठा और सारी वैल्यू पुट कर दे, पटक दे इसके अंदर, पटक जल्दी से। निकल के क्या आया? निकल के आया सर कुछ तो k है, m की पावर 0 है, m की पावर 0 है, l की पावर ½ है और g की पावर -½ है। सर ये क्या है? ये कहना चाहता है बेटा कि जिसकी पावर 0 होती है ना वो 1 होता है। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि टाइम पीरियड जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। पर गोलमेज सम्मेलन में बैठ करके आपने सबसे पहले ये बात बोली थी, सर मास लिख दो, मास। ये देखो तुमने मास लिखवाया था मुझसे, मास ऑफ द बॉब सबसे पहले लिखवाया था। बेटा मास पे डिपेंड ही नहीं करता टाइम पीरियड। देख लो, m की पावर 0 हो गई है यार, m की पावर 0 मतलब m एग्जिस्ट ही नहीं करता, k रह गया। l की पावर ½ का मतलब होता है √l और g की पावर -½ ये ऐसे लिख सकते हो आप, देखो इसको ऐसे लिखो, l की पावर ½ है
और g की पावर माइनस हाफ है तो g नीचे आ जाएगा और वो प्लस हाफ बन जाएगा, जिसकी माइनस हाफ थी उसकी प्लस हाफ हो जाएगी, है ना। और फाइनली आएगा t इज इक्वल टू के, रूट में भी l है और रूट में ही g है, तो t आ जाएगा k अंडर रूट l बाय जी। आप देख रहे हो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास नहीं है, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस करने का फायदा है। जब डायमेंशनल एनालिसिस आप करोगे ना, तो आप लगभग ये आइडिया लगा पाओगे कि कोई फलानी चीज किस किस पे डिपेंड कर रही है। जैसे टाइम पीरियड के बारे में हमने तुक्के मारे थे शुरू में, तो मेरी बात को सुनना और समझना, ये पूरी कहानी करी क्यों गई है, ये पूरी कहानी रची क्यों गई है आपके सामने, इसीलिए कि हमने शुरू में तो तुक्के मारे थे यार, टाइम पीरियड की बात हो रही है, ऐसे ऐसे झूल रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, मास पे हो सकता करता हूं, ठीक है यार, उसकी पावर ए ले ली, क्या पता कितनी पावर पे करता हूं। दूसरा, सर लंबाई कितनी होगी, कितना लंबा पेंडुलम है, क्या पता इतना लंबा पेंडुलम हो, तो वो लेंथ ले ली। अच्छा, कितनी फोर्स से घूम रहा है, फोर्स आप कर रहे थे तो एक्सेलरेशन ले लिया, सारा कुछ ले लिया, और सारा कुछ लेकर के ए बी सी पावरें कुछ कुछ लगाई, पोह लगाना शुरू कर दिया। पोह लगाने के बाद कंपेयर किया, कंपेयर करके ए बी सी की कुछ वैल्यू निकल के आई, पता चला ए जीरो है। ए जीरो है का मतलब क्या, तो यहां पे जीरो डालेगा तो मास की पावर जीरो यानी वन, यानी टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। तेरा तुक्का सही नहीं था। एक पंगा और बताता हूं, एक पंगा और है ये तरीका अपनाने में, डिराइव करने का ये तरीका अपनाने में एक प्रॉब्लम और है। इस के बारे में आप कभी नहीं जान पाओगे, ये राज भी इसी के साथ दफन हो गया। ये के कांस्टेंट है, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये नीचे कैसे आ गया। मेरे भाई मैथ्स है, इसको मैथ्स बोलते हैं। अगर x की पावर -1 होती है तो आप इसे 1/x लिख सकते हो बेटा। इससे ज्यादा डीप मैथमेटिक्स तो मुझे भी नहीं पता, इतना ही बता पाऊंगा बेटा मैं आपको। हाँ, तुक्का गॉन रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है ना, क्योंकि m की पावर 0 निकल करके आई, l की पावर हाफ आई, हाफ का मतलब रूट होता है, किसी की भी पावर हाफ होती है तो दैट मीन्स के वो रूट के अंदर है, ठीक है ना। माइनस होती है तो मतलब ऊपर, उसको नीचे लिख दोगे आप, ठीक है ना। तो रूट एल रूट जी आ गया, पूरे में होल अंडर रूट एल बाय जी लिख लिया, और इस के बारे में आपको कभी कुछ पता नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। ये अननोन कांस्टेंट रह जाएगा हमेशा के लिए। तो सर इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, गोल मेज सम्मेलन से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई पूछे कि ये के बारे में कब पता चलेगा, तो गोल मेज सम्मेलन से अपनी अपनी तशरीफें उठानी पड़ेंगी अपने को, कुर्सियां पीछे सरकानी पड़ेंगी अपने को, और उसके बाद हम जाएंगे लेबोरेटरी के अंदर और लैब के अंदर जाकर के घड़ी लेकर के टेस्ट करेंगे, तो पाएंगे कि ये के और कुछ नहीं, ये 2 पाई है, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ। सच्चाई भी यही कहती है कि जब वो लोग गोल मेज सम्मेलन से उठे और के की वैल्यू फाइंड करने को लेबोरेटरी में गए, तब जाकर के उनको पता चला कि के तो 2 पाई है। तो फाइनली फॉर्मूला जो है इट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ये टाइम पीरियड का असली फॉर्मूला है। खैर, डायमेंशनल एनालिसिस की औकात नहीं है, मैं आपको साफ बताऊं, डायमेंशनल एनालिसिस की औकात नहीं है, ये पोह करने वालों की औकात नहीं है कि वो कभी इस कांस्टेंट तक पहुंच पाए। ये सिर्फ बकैती कर सकते हैं गोल मेज सम्मेलन में बैठ के कि इस पर डिपेंड करता होगा, उस पर डिपेंड कर, इतना ही पता चल पाता है इनको। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो मैंने बोला ना, सब कुछ नहीं पता है, हाथ बंधे हुए हैं, सब कुछ नहीं, हाथ बंधे हुए हैं। होमवर्क में दे रहा हूं ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करना आप, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ना, जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं उन्हीं में से पेपर आएगा, उन्हीं में से आपके पेपर में सवाल बनेगा या उनसे मिलता जुलता बनेगा। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, बस इतना बहुत है आज के लिए। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। जितना करवाया है बेटा रिकॉल रीराइट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दोबारा लिख के देखना और दोबारा ध्यान करना कि क्या करवाया था, ठीक है। आज की क्लास जिन बच्चों को मुश्किल लगी है, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, सच बोल रहा हूं, जिनको मुश्किल लगी है उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुझे मेहनत ज्यादा करनी है, तुझे मेहनत पक्का करनी है। और जिन बच्चों को आज की क्लास बढ़िया लगी है, मजा आया है, समझ में आया है, सवाल भी बने हैं, कुछ कुछ सीखे भी हैं, उनको एक बार भी रिपीट करने को अगर मिल जाएगा, एक बार भी रिकॉल अगर कर लोगे, तो ये कॉन्सेप्ट एकदम सीमेंट की तरह पक्का हो जाएगा और मजा आने लगेगा आरडीएक्स की क्लास में आकर के।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।